हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये वीडियो भी आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के जो आपका थर्ड सब्जेक्ट है लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम के बारे में। और हम ट्राई करेंगे कि हम एक ही वीडियो में पूरे सिलेबस को कवर कर लें। तो आपने क्या करना है, इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लैंग्वेज के बारे में, यानी भाषा आखिर क्या होती है। तो अगर हम इसकी इंट्रोडक्शन देखें तो जो लैंग्वेज होती है ये एक तरीके से सिस्टम होता है कम्युनिकेशन का, जो कि कंसिस्ट करता है किस चीज़ को, साउंड्स और रिटन सिंबल्स को, जो कि यूज़ किया जाता है। यानी कि लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है लोगों के द्वारा किस चीज़ के लिए, बात करने के लिए और लिखने के लिए। ओके और जो लैंग्वेज है इट प्लेज अ वाइटल रोल इन ह्यूमन लाइफ, यानी हर एक इंसान की ज़िंदगी में जो भाषा है उसका एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। ओके इट नॉट ओनली हेल्प्स अस टू कम्युनिकेट बट ऑल्सो इन ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल, है ना। मतलब कि जो भाषा है वो हमें सिर्फ बात करने के लिए ही ज़रूरी नहीं होती है, बल्कि एक इंसान की ऑल राउंड डेवलपमेंट के लिए भी जो भाषा है उसका महत्वपूर्ण रोल होता है। जो लैंग्वेज होती है एक सिस्टम होता है कम्युनिकेशन का, एक मीडियम होता है थॉट का, और एक सोशल इंटरेक्शन होती है एक लैंग्वेज। तो ये सारी चीज़ें आपको इंट्रोडक्शन में याद रखनी है लैंग्वेज से रिलेटेड। ओके उसके बाद है आपका मीनिंग, कि आखिर जो लैंग्वेज है उसका मीनिंग क्या होता है। तो जो लैंग्वेज है इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम लिंग्वा, जो कि एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है टंग। ठीक है, उसके बाद जो लैंग्वेज है इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम भाष, यानी कि संस्कृत रूट है इसका, जिसका मतलब होता है साउंड या स्पीच। तो ये लिख सकते हो आप लैंग्वेज के मीनिंग में। ओके उसके बाद है जो लैंग्वेज है इट इंक्लूड्स ऑल दोज वर्बल एंड नॉन वर्बल एक्शन ऑफ ह्यूमन बींग्स दैट आर रिलेटेड टू द कम्युनिकेशन ऑफ आइडियाज़, है ना। मतलब कि हमने अपने आइडियाज़ को कैसे कम्युनिकेट करना है वो सारा हमारा लैंग्वेज में आ जाता है। इसमें हमारे वर्बल यानी कि जिसको हम मुंह से बोलते हैं, नॉन वर्बल एक्शन यानी कि जो हम मतलब इशारों वगैरह में बोलते हैं, वो सारे आपके इसमें आ जाते हैं। ओके और द यूज़ ऑफ लैंग्वेज अलाउज वन टू मेंटेन रिलेशनशिप विद अदर पीपल इन एन इंटरेक्शन। यानी देखो वही चीज़ है ना, लैंग्वेज के थ्रू हम एक दूसरे से बात कर पाते हैं, है ना। चाहे कोई भी इंसान हो, एक दूसरे से हम इंटरेक्ट किसके थ्रू कर पा रहे हैं, वो हमारी लैंग्वेज है। क्लियर। इसके बाद है कुछ इसमें डेफिनेशंस, जैसे एरिस्टोटल जी क्या कहते हैं लैंग्वेज के बारे में। देखो उनके अकॉर्डिंग जो लैंग्वेज है इज़ अ स्पीच साउंड, यानी बोली हुई साउंड है जो कि प्रोड्यूस की जाती है किसके द्वारा, ह्यूमन बींग्स के द्वारा। किस चीज़ के लिए, टू एक्सप्रेस देयर आइडियाज़ को, इमोशंस को, थॉट्स को, डिज़ायर्स को और फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए। तो ये एरिस्टोटल जी का कहना है। उसके बाद है हमारा अकॉर्डिंग टू लियोन्स, वो क्या कहते हैं, वो क्या कहते हैं कि जो लैंग्वेज है आर द प्रिंसिपल कम्युनिकेशन सिस्टम यूज बाय पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ ह्यूमन बींग्स विद इन द स्पेसिफिक सोसाइटी ऑफ विच दे आर मेंबर्स। वही चीज़ है, मतलब कि सोसाइटी के जो मेंबर्स हैं उनके द्वारा ये लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है कम्युनिकेशन के लिए। ओके उसके बाद है पतंजलि। अकॉर्डिंग टू पतंजलि का क्या कहना है लैंग्वेज के बारे में, कि जो लैंग्वेज है ये क्या है, ह्यूमन एक्सप्रेशन है, प्रोड्यूस्ड किया जाता है किसके द्वारा, डिफरेंट स्पीच ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बीइंग, है ना। तो ये चीज़ भी आपको इसमें याद रखनी है। उसके बाद हम देखेंगे कि नेचर क्या होता है लैंग्वेज का, यानी भाषा का जो नेचर है उसके बारे में हम देखेंगे। ओके तो इसमें आपका सबसे पहले क्या है, तो जो आपका इसमें सबसे पहले है वो मतलब जो लैंग्वेज है वो आपकी डायनामिक है, यानी चेंज होती रहती है आपकी लैंग्वेज। आर्बिट्रेरी है, यानी जो आपने लेटर लिखा है और जो वो ऑब्जेक्ट है उसके बीच कोई रिलेशनशिप नहीं है। फॉर एग्जांपल देखो हम बोल सकते हैं कि हम जो पेन है, पेन की आपने मतलब देखा होगा आपको पेन कैसा होता है, पेन एक ऑब्जेक्ट है, हम उसको पेन ही क्यों बोलते हैं, उसके बीच कोई रिलेशनशिप है नहीं है ना, मतलब उसको कुछ और भी तो बोल सकते थे।
लेकिन उसका नाम ही पेन है। तो मतलब इस तरीके से आपने समझना है कि जो ऑब्जेक्ट है ना, और जो चीज़ उसको बोली जाती है उसके बीच मतलब कोई भी रिलेशनशिप नहीं है उन दोनों के बीच। ओके, उसके बाद है लैंग्वेज हैज़ यूनिकनेस। यूनिकनेस तो होती है मतलब कि अलग अलग लैंग्वेजेस आपको देखने को मिलती है। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है लैंग्वेज, है ना। सोशल वेरिएशन है ना। इडियोलेक्ट है। इडियोलेक्ट होता है मतलब बोलियाँ, जो डिफरेंट बोलियाँ होती है लोगों की, मतलब लोगों के बोलने का तरीका कैसा है ना, वे ऑफ स्पीकिंग। उसके बाद जो लैंग्वेज है ये कल्चर से भी रिलेटेड है। हर एक कल्चर में अलग अलग लैंग्वेज होती है, यूनिवर्सल है, कम्युनिकेशन में यूज़ होती है और एक तरीके से सिस्टमैटिक है। तो ये सारी चीज़ें आपको इसमें याद रखनी है। उसके बाद हम देखेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है लैंग्वेज के। जो लैंग्वेज है ये कम्बिनेशन है किस चीज़ का, साउंड्स का। जब बहुत सारी साउंड्स मिलती है तो लैंग्वेज प्रोड्यूस होती है। लैंग्वेज फॉलो करती है ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर को, और जो लैंग्वेज होती है वो कैन डाई और कैन बी एक्सटिंक्ट। मतलब होता है ना कि कई बोलते हैं कि ये वाली जो लैंग्वेज है ये पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है ना, एक्सटिंक्ट हो चुकी है। और जो लैंग्वेज है कैन बी डाइवर्स हो सकती है, मतलब एक जगह कोई और लैंग्वेज बोली जाए, दूसरी जगह कोई और लैंग्वेज बोली जाए, तो इस तरीके से ये डाइवर्स हो सकती है। लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज क्रिएटिव है नेचर में, है ना। स्पेसिफिक सिस्टम होता है किस चीज़ का, लैंग्वेज का। और यहाँ पे लिखा है कि स्पीशीज़ स्पेसिफिक होती है लैंग्वेज, मतलब वही चीज़ है जैसे हम ह्यूमन की स्पीशीज़ है तो हमारी कुछ और लैंग्वेज होगी, है ना। जैसे बाकी स्पीशीज़ होगी एनिमल वगैरह की, तो वो उनकी अलग लैंग्वेज होती है, उनका बोलने का तरीका अलग होता है जो उन्हीं को समझ आता है। उसके बाद सिंबल सिस्टम है क्या, लैंग्वेज, है ना। ये फॉर्म करती है सोशल बिहेवियर को। लैंग्वेज फ्लेक्सिबल है, और जो लैंग्वेज है ये बेस्ड है किसके ऊपर, ओरल सिस्टम के ऊपर, यानी हम ओरली लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। ओके, इसके बाद है स्कोप ऑफ लैंग्वेज। ओके, आप इसको मतलब 2 पेजेस में इसका फ्लो चार्ट बना सकते हो। स्कोप में पहले ऊपर लिखना आपने, जैसे जो आपके पास शीट होगी स्कोप, उसके बाद इसको ऐसे थोड़ा सा यहाँ पे डिवाइड कर लेना, रिटर्न, उसके बाद जो रिटर्न है यहाँ पे लिख लेना और इसका एक फ्लो चार्ट बना देना। नेक्स्ट पेज में आप ओरल जो स्कोप है उसका एक फ्लो चार्ट बना देना। उसके बाद आपने इसको एक्सप्लेन करना हो तो आप पे डिपेंड करता है। देखो, जो एरिया है लैंग्वेज का, स्कोप होता है एरिया एक तरीके से। देखो, रिटन लैंग्वेज आपको कहाँ कहाँ देखने को मिलती है, बुक्स में होगी, जर्नल्स में होगी, बुलेटिन में होगी, पोस्टर में होगी, साइन बोर्ड्स में होगी, और डायरेक्शंस वगैरह में होगी, आर्टिकल्स वगैरह में होगी, और साथ में लेटर्स वगैरह में आपको लैंग्वेज देखने को मिलती है। उसी प्रकार से ओरली, मतलब जो मुंह के द्वारा बोला जाता है, डिस्कशन में यूज़ होती है, स्पीच में यूज़ होती है, सेमिनार में यूज़ होती है, स्टोरी टेलिंग में यूज़ होती है लैंग्वेज, डिबेट में यूज़ होती है, और टेलीफोनिक डिस्कशन में यूज़ होती है, और ओरल कम्युनिकेशन में भी हमारी लैंग्वेज यूज़ होती है। तो ये सारे हमारे स्कोप हैं किस चीज़ के, लैंग्वेजेस के। उसके बाद है नीड एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ लैंग्वेज। देखो, किस चीज़ के लिए क्या बोलते हैं, नीड और इम्पॉर्टेंस होती है एक भाषा की। किस चीज़ के लिए होती है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए होती है, इमोशनल डेवलपमेंट के लिए होती है, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के लिए होती है, कल्चरल डेवलपमेंट के लिए होती है, सोशल डेवलपमेंट के लिए होती है, नेशन के इंटीग्रेशन के लिए होती है, अपने थॉट्स और आइडियाज़ को एक्सप्रेस करने के लिए हमें भाषा की ज़रूरत होती है, कम्युनिकेशन के लिए लैंग्वेज की ज़रूरत होती है, मोरल डेवलपमेंट के लिए लैंग्वेज की ज़रूरत होती है। तो ये सारी है हमारी कि नीड और इम्पॉर्टेंस क्या होती है लैंग्वेज की। ओके, और अगर यही क्वेश्चन आपके लिए, मतलब ये पर्टिकुलर ये वाला टॉपिक ज़्यादा मार्क्स के लिए आ जाता है, तो आप हर एक पॉइंट को आगे फर्दर अपनी लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर सकते हो। उसके बाद आपका कि रोल क्या होता है लैंग्वेज का लाइफ में। देखो, एक्विजिशन ऑफ नॉलेज, यानी जब हम भाषा सीखते हैं तो उससे हमें ज्ञान की भी प्राप्ति होती है, डेवलपमेंट होती है मेंटल एबिलिटी की, व्हीकल ऑफ थॉट्स, है ना, जो हमारे माइंड में थॉट्स वगैरह चलते रहते हैं तो उसको जो आदान प्रदान करते हैं एक दूसरे के साथ, वो भी लैंग्वेज के थ्रू होता है। जो लैंग्वेज है ये बेसिस होती है किसकी, लॉजिकल थिंकिंग की, बेसिस होता है एजुकेशन का, मीडियम होता है किस चीज़ का, एक्सप्रेशन का, और इससे ऑल राउंड डेवलपमेंट भी होती है एक इंडिविजुअल की, किससे, भाषा से। उसके बाद है कि रोल क्या होता है लैंग्वेज का, किस में, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट में। ठीक है, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट आपकी हमेशा मतलब ब्रेन या कॉग्निटिव डेवलपमेंट आप इसको कह सकते हो। देखो, कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी आप इसको समझ सकते हो एक तरीके से। देखो, जो लैंग्वेज है उससे आपकी जो थिंकिंग स्किल है
वो इंक्रीज़ होती है, कंक्रीट रीजनिंग वो इंक्रीज़ होती है। जो ये आपकी लैंग्वेज है, इससे क्या होता है, ये डेवलप करती है सिंपल थॉट्स को, किस में, इन कॉम्प्लेक्स एंड क्रिएटिव आइडियाज़ में, है ना। मतलब कि आपके माइंड में कोई एक थॉट आ गया, सिंपल थॉट आ गया, तो आप उस थॉट को मतलब एक कॉम्प्लेक्स और क्रिएटिव आइडिया में कन्वर्ट कर सकते हो। ओके, उसके बाद है रिकॉल कैटेगराइजेशन, इसमें भी आप लैंग्वेज का यूज़ कर सकते हो। उसके बाद है मेंटल एबिलिटीज़ वगैरह भी आपकी इम्प्रूव होती है, किससे, लैंग्वेज से। मेमोराइजेशन में भी इसका यूज़ होता है ना। इमेजिनेशन में भी लैंग्वेज का यूज़ होता है, और प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सारी चीज़ें आपकी, जिससे क्या होता है, रोल होता है लैंग्वेज का, किस में, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट में। ओके, बाकी अगर आपको ये क्वेश्चन ज़्यादा मार्क्स के लिए आ जाता है तो आपने क्या करना है कि हर एक पॉइंट को आप फर्दर अपनी लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर सकते हो। क्लियर। उसके बाद है रोल क्या होता है लैंग्वेज का सोशल डेवलपमेंट में। ओके, देखो जो लैंग्वेज होती है उसके थ्रू हम सोशली इंटरेक्ट कर सकते हैं, लोगों से एक्सप्रेस कर सकते हैं अपनी फीलिंग्स को, थॉट्स को, कम्युनिकेट कर सकते हैं अदर मेंबर ऑफ द सोसाइटी के साथ, खुद को समझ सकते हैं। और ये सारा आता है हमारा कि लैंग्वेज का रोल क्या होता है, इससे हम क्या होते हैं, इससे हमारी सोशल डेवलपमेंट होती है। और उसी प्रकार से जो वाइगोत्स्की है, उन्होंने भी जो उनकी थ्योरी है वो कैसी थ्योरी है, उनकी सोशियो कल्चरल थ्योरी है। उन्होंने कहा था कि जो लैंग्वेज है वो डेवलप होती है किससे, सोशल इंटरेक्शन से। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। उसके बाद है आपका कि रोल क्या होता है लैंग्वेज का इमोशनल डेवलपमेंट में। जितने भी ये सारे पॉइंट्स हैं ना, इसको आप फर्दर मतलब अपनी भाषा में आगे एक्सप्लेन कर सकते हो। ओके, देखो जो इमोशनल डेवलपमेंट में लैंग्वेज का क्या रोल होता है, अगर डिलेड लैंग्वेज है, मतलब किसी ने अगर भाषा नहीं सीखी है, तो उससे जो उसकी लर्निंग है वो भी डिले हो जाएगी और वो इंसान पीछे रह जाएगा, कहाँ, स्कूल में। उसकी वजह से क्या होगा, लीड्स टू इमोशनल प्रॉब्लम्स एंड पुअर सेल्फ इस्टीम। मतलब जो वो इंडिविजुअल है या पर्सन है या छोटा सा बच्चा है, वो इमोशनल प्रॉब्लम से ग्रसित हो जाएगा और जो उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस वगैरह है वो भी लो ही होगा। ओके, उसके बाद है शेयर इमोशन विद अदर्स, यानी अगर जैसे इंसान है वो लैंग्वेज के थ्रू क्या करता है, अपने इमोशंस को दूसरों के साथ क्या करता है, शेयर करता है। जैसे इमोशन ऑफ जेलेसी हो गया, फियर हो गया, एंगर हो गया, एटसेट्रा वगैरह, ये सारा आता है आपका इसमें। क्लियर। उसके बाद है कि रोल क्या होता है लैंग्वेज का कल्चरल और लिटरेसी डेवलपमेंट में। ओके, देखो लैंग्वेज से क्या होता है, ट्रांसमिट कल्चर, यानी अगर हम एक कल्चर से दूसरे कल्चर में जाएंगे तो उस तरीके से मतलब हमारी अलग अलग लैंग्वेजेस होंगी, तो वहाँ क्या होगा, कल्चर का क्या होगा, ट्रांसफ़र होगा। प्रिजर्व करता है किसको, कल्चर को, क्योंकि हर एक कल्चर में अलग अलग सबकी लैंग्वेजेस होती है। उसके बाद है एवरी कल्चर हैज़ ओन लैंग्वेज, वही चीज़ है ना। यूज़ ऑफ लैंग्वेज टू कन्वे लिटरेचर, यानी मीडियम। देखो हम लैंग्वेज का यूज़ किस चीज़ के लिए कर सकते हैं, और लिटरेचर को कन्वे करने के लिए भी इसका यूज़ कर सकते हैं। लैंग्वेज इंक्रीजेज कल्चरल इनरिचमेंट फॉर स्टूडेंट्स, है ना। देखो एक क्लास होती है, वहाँ पे हर कल्चर से लोग आए हुए होते हैं, तो उससे क्या होता है, जो कल्चर की डेवलपमेंट है वो भी होती है लैंग्वेज के थ्रू। तो ये सारी चीज़ें आपको इसमें याद रखनी है, रोल ऑफ लैंग्वेज इन कल्चरल और लिटरेसी डेवलपमेंट, लिटरेरी डेवलपमेंट। ओके, उसके बाद है कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है लैंग्वेज डेवलपमेंट की। ओके, जो हमारी लैंग्वेज डेवलपमेंट होती है इसका मतलब होता है ग्रेजुअल प्रोसेस जिसके थ्रू जो इंडिविजुअल है वो एक्वायर करते हैं, कॉम्प्रिहेंड करते हैं और यूज़ करते हैं किस चीज़ का, लैंग्वेज का। इसके बाद अगर हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो ये है इसके कैरेक्टरिस्टिक्स किसके, लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए। जो लैंग्वेज की डेवलपमेंट होती है वो सीक्वेंशियल प्रोसेस है, धीरे धीरे होती है, मतलब सीक्वेंस वाइज होती है लैंग्वेज की डेवलपमेंट। उसके बाद है यूनिवर्सल स्टेजेस होती है, जैसे प्री लिंग्विस्टिक होगी, लिंग्विस्टिक होगी, पोस्ट लिंग्विस्टिक होगी, ये सारी आपकी यूनिवर्सल स्टेजेस होती है किस चीज़ की, लैंग्वेज डेवलपमेंट की। ओके, उसके बाद है इंटरेक्शन बेस्ड।
अगर हम एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं तो उससे भी लैंग्वेज का डेवलपमेंट होता है। उसके बाद है सेंसिटिव पीरियड। देखो हम बोलते हैं जो लैंग्वेज सीखने के लिए जो सेंसिटिव पीरियड होता है वो होता है अर्ली चाइल्डहुड, क्योंकि उस समय जो बच्चा है वो बहुत सारी लैंग्वेजेस भी सीख सकता है अगर उसको सिखाई जाए। उसके बाद है इंडिविजुअल डिफरेंसेस। देखो लैंग्वेज डेवलपमेंट में क्या होता है कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस भी इसमें मैटर करते हैं कि कोई इंडिविजुअल कहाँ पर पैदा हुआ है, किस एनवायरनमेंट में वो रह रहा है, वहाँ पे कौन कौन सी लैंग्वेजेस बोली जा रही है। तो ये सारा भी हमारा मतलब इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है लैंग्वेज की डेवलपमेंट में। उसके बाद है इंटर रिलेशन विद कॉग्निटिव डेवलपमेंट। वही चीज़ है मतलब कि अगर इंसान की जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो अच्छे से हुई है तो उसकी जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है वो भी अच्छे तरीके से होंगी। रोल गवर्नड बिहेवियर, वही चीज़ है मतलब इसमें एक तरीके से बहुत सारे रोल मतलब एक साथ मिलके, जैसे फॉर एग्जांपल कॉग्निटिव डेवलपमेंट वगैरह हमने पढ़ा है ना, मतलब कि आप लैंग्वेज को विभिन्न तरीक़ों से सीख सकते हो। जैसे अगर आपकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगी है ना, बाकी जैसे फिजिकल डेवलपमेंट होगी। जैसे वोइगोस्की ने क्या कहा है, वोइगोस्की ने ये कहा है कि अगर जो लैंग्वेज है उसकी डेवलपमेंट कैसे होती है, सोशल इंटरेक्शन से। वही चीज़ है ना। उसके बाद है मल्टी डायमेंशनल ग्रोथ। जो लैंग्वेज की डेवलपमेंट होती है वो मल्टी डायमेंशनल तरीके से होती है। ओके, कल्चरल एंड एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस, वही चीज़ है, कल्चर और एनवायरनमेंट का भी बहुत इन्फ्लुएंस पड़ता है लैंग्वेज को सीखने के लिए। इमिटेशन एंड रेनफोर्समेंट, मतलब किसी को इमिटेट करके भी लैंग्वेज सीखी जा सकती है। ग्रेजुअल और ऑनगोइंग प्रोसेस, मतलब धीरे धीरे होती है और चलती रहती है लैंग्वेज डेवलपमेंट। उसके बाद है रोल होता है रो ऑफ प्ले एंड एक्सप्लोरेशन, मतलब किसी की हम मतलब एक्टिंग कर सकते हैं, मतलब रोल प्ले मेथड बोलते हैं जिसको, वो कर सकते हैं। उसके थ्रू भी क्या बोलते हैं, और एक्सप्लोरेशन के थ्रू भी लैंग्वेज का डेवलपमेंट हो सकता है। तो ये सारे हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स है किस चीज़ के, ये हमारे लैंग्वेज डेवलपमेंट के। तो आप इसको फर्दर भी एक्सप्लेन कर सकते हो अगर ज़्यादा मार्क्स के लिए आपको पूछा जाता है। उसके बाद है कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स है जो लैंग्वेज की लर्निंग को अफेक्ट करते हैं, है ना। फैक्टर्स अफेक्टिंग लैंग्वेज लर्निंग, इंटरनल फैक्टर्स हो गए, एक्सटर्नल फैक्टर्स हो गए। इंटरनल फैक्टर्स में आएंगे फिजिकल फैक्टर्स और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। उसके बाद एक्सटर्नल फैक्टर्स में आएंगे फैमिली फैक्टर्स, स्कूल फैक्टर्स और सोसाइटी फैक्टर्स। तो इन्हीं सब फैक्टर्स को आप बारी बारी से एक्सप्लेन कर सकते हो। सबसे पहले आपका फिजिकल फैक्टर्स क्या होते हैं जो कि अफेक्ट करते हैं लैंग्वेज लर्निंग को। हेल्थ हो गया, किसी की हेल्थ ही बढ़िया नहीं होगी तो वो लैंग्वेज कैसे सीखेगा। फिजिकल डिफेक्ट हो गया, है ना, उसको अगर कोई फिजिकल डिफेक्ट है जो उसको मतलब बाधा डाल रहा है लैंग्वेज सीखने में, तो ये भी अफेक्ट करता है किस चीज़ को, लैंग्वेज लर्निंग को। उसके बाद फैटीग वगैरह हो गया, डे ऑफ लर्निंग हो गया, है ना, एटमॉस्फेरिक कंडीशन वगैरह होगी, हाई टेम्परेचर वगैरह, कोल्ड टेम्परेचर वगैरह हो गया, पुअर न्यूट्रिशन या फूड और ड्रिंक हो गया, एज वगैरह हो गया। ये सारे जो फैक्टर्स हैं जो कि किसी एक इंसान की लैंग्वेज लर्निंग को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। तो ये इसके बारे में आप मतलब खुद भी लिख सकते हो, अपने बेसिस पे लिख सकते हो। जैसे एज हो गया, जैसे अर्ली चाइल्डहुड केयर वगैरह है, उसमें जो लैंग्वेज की डेवलपमेंट होती है वो बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से होती है। तो मतलब अगर आपको ज़्यादा मार्क्स के लिए पूछा जाता है ना तो आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो आगे। उसके बाद है साइकोलॉजिकल फैक्टर्स क्या होते हैं जो लैंग्वेज की लर्निंग को अफेक्ट करते हैं। इंटेलिजेंस वगैरह हो गया, एप्टीट्यूड हो गया, है ना, वे ऑफ थिंकिंग वगैरह, है ना, इंटरेस्ट हो गया कि उसको लैंग्वेज सीखने में इंटरेस्ट भी है या नहीं है। उस इंसान की खुद की मेंटल हेल्थ होगी, वो उस काबिल भी है कि वो लैंग्वेज को लर्न कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। मोटिव हो गया कि क्या मोटिव है उसका कि उसने लैंग्वेज लर्न करनी है। प्रेज़ हो गया, अगर उसको कोई प्रेज़ नहीं कर रहा है, जैसे एक छोटा बच्चा है कि अगर वो कुछ चीज़ें बोल रहा है तो फिर भी वो उस चीज़ को अफेक्ट कर सकता है कि मैं क्यों ही बोलूँ जब मुझे कोई प्रेज़ नहीं कर रहा। रिवॉर्ड्स और पनिशमेंट के थ्रू भी जो एक इंसान है वो लैंग्वेज डेवलप कर सकता है। और ये सारी चीज़ें जो कि अफेक्ट करती है लैंग्वेज लर्निंग को। उसके बाद है आपका फैमिली फैक्टर्स, जैसे इकोनॉमिक कंडीशन क्या है फैमिली की, ये भी लैंग्वेज डेवलपमेंट को अफेक्ट कर सकती है। और होम का एनवायरनमेंट कैसा है, रिलेशनशिप कैसा है बिटवीन मेंबर ऑफ द फैमिली। अच्छा रिलेशनशिप नहीं होगा, लड़ाई वगैरह हो रही है, तो वो मतलब लैंग्वेज तो लर्न करेगा लेकिन प्रॉपर वे में उसकी जो लैंग्वेज लर्निंग है वो नहीं हो पाएगी। जो पेरेंट्स है वो सपोर्टिव और अंडरस्टैंडिंग होने चाहिए, बच्चे को सपोर्ट करें कि आप इस तरीके की लैंग्वेज सीखो, इस तरीके से सीखो। पेरेंट्स की जो एजुकेशन है वो भी अच्छी होनी चाहिए, है ना। तो ये सारे फैमिली फैक्टर्स इसमें आ जाते हैं। उसके बाद है स्कूल फैक्टर्स। देखो टीचिंग मेथड्स क्या है,
जो टीचर है वो अच्छे तरीके से बच्चों को समझा पा रहा है या नहीं समझा पा रहा है, ये भी अफेक्ट करता है लैंग्वेज लर्निंग को। टीचर का एटीट्यूड क्या है, लर्निंग स्टाइल क्या है लर्नर का, रिलेशन क्या है बिटवीन स्टूडेंट्स, मतलब जो पीयर ग्रुप है उनका आपस में क्या रिलेशनशिप है ना। डिसिप्लिन कैसा है लैंग्वेज लर्निंग के प्रति, करिकुलम कैसा है ना, जो कि लैंग्वेज लर्निंग को बढ़ावा भी दे रहा है या नहीं दे रहा है। टाइप ऑफ टास्क किस तरीके से दिए जा रहे हैं बच्चों को स्कूल में, जो कि उसकी लैंग्वेज लर्निंग है उसको इन्हांस भी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। उसके बाद है सोशल फैक्टर्स क्या होते हैं जो लैंग्वेज लर्निंग को अफेक्ट करते हैं। जैसे सोशल एनवायरनमेंट कैसा है, जो बच्चा है उसका जो आसपास का वातावरण है वो कैसा है, जो लर्निंग एनवायरनमेंट है, जिस लर्निंग एनवायरनमेंट में वो लर्नर लर्न कर रहा है वो एनवायरनमेंट कैसा है। स्टूडेंट एक्टिविटी इन देयर सोसाइटी, वो कैसी एक्टिविटी कर रहा है अपनी सोसाइटी में, वो सारी चीज़ें हमारी लैंग्वेज लर्निंग को अफेक्ट करती है। सोशल इंटरेक्शन, यानी जो इंसान है वो सोशली इंटरेक्ट भी कर रहा है या नहीं कर रहा है ना। और जो लैंग्वेज है वो फ्रेंड्स और पीयर्स के द्वारा भी अफेक्ट होती है। यहाँ पे फ्रेंड्स की स्पेलिंग गलत है, देख लेना आप, FRIENDS है ना। ओके, उसके बाद ये हो गया हमारा फैक्टर्स। उसके बाद अब हम आते हैं थ्योरीज ऑफ लैंग्वेज। यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बन जाता है कि आपसे कोई थ्योरीज वगैरह पूछ ली जाती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे डाइवाइन गिफ्ट थ्योरी। देखो इसकी इंट्रोडक्शन क्या है, जो आपकी ये वाली थ्योरी है, दिस थ्योरी सेज दैट लैंग्वेज इज़ अ गिफ्ट फ्रॉम गॉड, यानी जो भाषा है वो गिफ्ट किसका है, गॉड का गिफ्ट है। और जो ह्यूमन से वर ब्लेस्ड विद द एबिलिटी टू स्पीक राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द क्रिएशन। जैसे मतलब इस दुनिया की शुरुआत हुई तभी से जो इंसान है उसके पास एबिलिटी आ गई किस चीज़ की, मतलब बोलने की। तो ये कहती है हमारी डाइवाइन गिफ्ट थ्योरी कि जो लैंग्वेज है वो गिफ्ट किसका है, वो है भगवान का गिफ्ट। ओके, एक्सप्लेनेशन क्या है, इट इज़ बिलीव्ड दैट गॉड गेव ह्यूमंस द पावर ऑफ स्पीच, यानी भगवान ने दी है मतलब बोलने की ताकत। फॉर एग्जाम्पल इन द बाइबल एडम नेम्ड द एनिमल्स शोइंग दैट लैंग्वेज वॉज अ डाइवाइन गिफ्ट। मतलब कि बाइबल में क्या है, जो एडम नाम का एक इंसान था, नेम्ड द एनिमल्स है ना, मतलब उसने नेमिंग की एनिमल्स की, शोइंग उसने शो किया दैट लैंग्वेज वॉज अ डाइवाइन गिफ्ट, कि जो लैंग्वेज है वो भगवान की तरफ से क्या है, गिफ्ट है। तो ऐसा बोला जाता था इस थ्योरी के अकॉर्डिंग। सिंपल बिलीव्स एग्जिस्ट इन हिंदू मिथोलॉजी वेयर द गॉडेस सरस्वती इज कंसिडर्ड द गॉडेस ऑफ स्पीच। वहीं जो हिंदू धर्म है उसमें क्या माना जाता है कि जो भाषा है वो मतलब माता सरस्वती जी की मतलब उसको माता माना जाता है, माता सरस्वती जी को जो स्पीच है ना, मतलब बोलते नहीं है जैसे अगर कोई सिंगर है वो अच्छा गा रहा है तो उसको बोला जाता है कि इसकी वाणी में माता सरस्वती जी का वास है। तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हो। एग्जाम्पल के लिए जो एडम है उन्होंने क्या किया था, नेमिंग एनिमल्स इन द बाइबल में उन्होंने क्या किया था, एनिमल्स की नेमिंग करी थी। उसके बाद है डिफरेंट लैंग्वेज क्रिएटेड ड्यूरिंग द टावर ऑफ बाइबल इंसिडेंट है ना। उस वक्त क्या हुआ कि डिफरेंट लैंग्वेज क्रिएट की गई इस इंसिडेंट के थ्रू। उसके बाद इस लैंग्वेज जो ये आपकी थ्योरी है इसकी स्ट्रेंथ क्या थी, ये मैच करती थी रिलीजियस बिलीफ को और ट्रेडिशंस को है ना, जो कि धर्म वगैरह में विश्वास रखते हैं। तो उसको ये मैच करती थी कि वही जो लैंग्वेज का विकास हुआ है वो कहाँ से हुआ है, कि ये भगवान का गिफ्ट है। और ये चीज़ एक्सप्लेन करती थी वाई ह्यूमंस आर यूनिक इन हैविंग लैंग्वेज। ये चीज़ एक्सप्लेन करती थी कि जो ह्यूमंस की लैंग्वेज है वो अलग अलग क्यों है, क्योंकि उनके धर्म भी अलग अलग है। क्रिटिसिज्म क्या था इस थ्योरी का, नो साइंटिफिक प्रूफ है ना, मतलब इसका कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं था कि भगवान ने हमें लैंग्वेज दी है ना। डज नॉट एक्सप्लेन हाउ डिफरेंट लैंग्वेजेस वर फॉर्म्ड और इवॉल्व्ड, मतलब जो ये थ्योरी है ये एक्सप्लेन नहीं कर पाई कि जो डिफरेंट लैंग्वेजेस है वो कैसे फॉर्म हुई और किस तरीके से इवॉल्व हुई। ये चीज़ भी आपको इसमें ध्यान रखनी है। ओके, उसके बाद है आपका कंक्लूजन क्या था इस थ्योरी का, जो आपकी डाइवाइन गिफ्ट थ्योरी है, इट गिव्स अ स्पिरिचुअल एक्सप्लेनेशन फॉर लैंग्वेज बट डजंट आंसर हाउ इट प्रैक्टिकली डेवलप्ड और चेंज ओवर द टाइम। मतलब ठीक है, अगर हम इसको धर्म के साथ जोड़ कर देखें तब तो मतलब इसको हम मान सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली हम इसको नहीं मान सकते हैं। जो ये वाली थ्योरी है कि जो लैंग्वेज है वो प्रैक्टिकली कैसे डेवलप हुई और चेंज हुई ओवर द टाइम। तो ये थी हमारी डाइवाइन गिफ्ट थ्योरी ऑफ
लैंग्वेज डेवलपमेंट। उसके बाद है पुहू पुहू थ्योरी। ये क्या कहती है? उसके बाद जो आपकी ये थ्योरी है ये कहती है, इसकी अगर मतलब इंट्रोडक्शन के बारे में जाने, देखो जो आपकी ये थ्योरी है इसको इंटरजेक्शनल थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। दिस थ्योरी सेज दैट लैंग्वेज स्टार्टेड फ्रॉम नेचुरल क्राइज और एक्सक्लेमेशंस लाइक आउच, मतलब जैसे जो नेचुरली हमारे मुंह से आवाज़ें निकलती है ना, उसके थ्रू क्या हुआ है, लैंग्वेज का विकास हुआ है। जैसे अगर कहीं चोट लगी आउच करते हैं हम, है ना, और वाओ, है ना, ये वाली फीलिंग्स होगी। जैसे दीज साउंड्स एक्सप्रेस्ड फीलिंग्स लाइक पेन, सरप्राइज और हैप्पीनेस। तो ये थ्योरी ये कहती है कि जो आपकी ये है नेचुरल क्राइज वगैरह जिसमें हम आउच वगैरह करते हैं, अगर हमें पेन वगैरह हो, सरप्राइज वगैरह होते हैं, हैप्पीनेस वगैरह हमें होती है, तो इसमें हम क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को मतलब एक्सप्रेस करते हैं। जैसे आउच वगैरह हो गया या खुशी होगी तो हमारी अलग फीलिंग होती है या फिर अलग तरीके से हम बोलते हैं। तो इस थ्योरी का बस यही कहना है कि इस तरीके से धीरे धीरे लैंग्वेज का क्या हुआ, विकास हुआ। एक्सप्लेनेशन देखें, जो अर्ली ह्यूमंस थे यूज़ नेचुरल साउंड्स टू एक्सप्रेस इमोशंस, यानी जो पहले के जो ह्यूमंस थे वो क्या करते थे, नेचुरल साउंड को यूज़ करते थे अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए। एंड ओवर टाइम दीज साउंड्स बिकेम वर्ड्स, और कहा जाता है कि मतलब धीरे धीरे क्या हुआ, जो ये साउंड्स थी आउच वगैरह, इन्होंने शब्दों का रूप ले लिया। एग्जाम्पल के लिए, अ क्राई ऑफ पेन लाइक आउच could evolve into a word meaning danger और hurt, है ना। मतलब इसका ये कहना है कि जैसे अगर कोई इंसान आउच कर रहा है ना, तो वो धीरे धीरे वो वर्ड, जैसे आउच कर रहा है वो वर्ड इवॉल्व हुआ और वो किस में बदल गया, जैसे कि इसका मतलब है डेंजर या फिर हर्ट। अगर आउच किया तो इसका मतलब है डेंजर या हर्ट। तो ये थ्योरी थी, मतलब अलग अलग थ्योरी है कि भाई मतलब कभी कभी तो हंसी आ जाती है कि उस वक्त, मतलब हंसी तो क्या ही, मतलब एक तरीके से लोगों की थिंकिंग अलग अलग होती है कि हाँ इस तरीके से लैंग्वेज का विकास हुआ और इस तरीके से हुआ, है ना। उसके बाद जो एग्जांपल है, एग्जांपल क्या है इसमें, साउंड लाइक रिलीफ के लिए जैसे यूज़ होता है, और ओ जैसे सरप्राइज़ के लिए यूज़ होता है, आओ यानी पेन के लिए यूज़ होता है। तो इससे क्या हुआ है, लैंग्वेज का डेवलपमेंट हुआ है, ये इस थ्योरी का कहना है। क्लियर। और स्ट्रेंथ क्या है इस थ्योरी की, कि ये एक्सप्लेन करती है हाउ इमोशन प्लेड अ रोल इन क्रिएटिंग अर्ली लैंग्वेज, यानी इमोशंस ने कैसे रोल अदा किया अर्ली लैंग्वेज की डेवलपमेंट में, बेस्ड ऑन सिंपल नेचुरल एक्सप्रेशन। यानी जो ये थ्योरी है ये किसके ऊपर बेस्ड है, नेचुरल एक्सप्रेशन और सिंपल लैंग्वेज के ऊपर बेस्ड है। तो ये इसकी क्या है, स्ट्रेंथ है। क्रिटिसिज्म क्या है, इसका क्रिटिसिज्म ये है कि डजंट एक्सप्लेन हाउ कॉम्प्लेक्स वर्ड्स और ग्रामर डेवलप्ड, है ना। मतलब जैसे कॉम्प्लेक्स वर्ड है क्या बोलते हैं लैंग्वेज में, और जो ग्रामर वगैरह है वो कैसे डेवलप हुआ, ये थ्योरी इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाई। नॉट ऑल वर्ड्स कम फ्रॉम इमोशनल साउंड, यानी सारे के सारे जो वर्ड्स है वो इमोशनल साउंड से थोड़ी नहीं आए होंगे। तो ये सारे इसके क्रिटिसिज्म है। कंक्लूजन क्या है कि जो आपकी पू थ्योरी है ये एक बेसिक आइडिया देती है किसके बारे में, लैंग्वेज डेवलपमेंट के बारे में, बट इज़ टू सिंपल, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है कि ऐसा थोड़ी नहीं हो सकता कि भाई कोई मतलब डिफरेंट साउंड्स वगैरह निकाल रहा है तो उससे लैंग्वेज का डेवलपमेंट हो जाए, है ना। जो आज की मॉडर्न लैंग्वेज थ्योरी वगैरह है वो इसको नहीं मानती है। ओके। उसके बाद आपकी डिंग डोंग थ्योरी। अब ये क्या कहती है आपकी डिंग डोंग थ्योरी। इंट्रोडक्शन क्या है इसकी, कि दिस थ्योरी सेज दैट अर्ली ह्यूमंस क्रिएटेड लैंग्वेज बाय कॉपिंग साउंड्स फ्रॉम द नेचर। यानी इसने क्या बोला है कि जो मतलब कि जो इंडिविजुअल्स है उन्होंने क्या किया, जो नेचर से साउंड आ रही है ना, उसको कॉपी करके क्या किया, लैंग्वेज का निर्माण किया। जैसे कि साउंड आ रही है आपकी बेल की, जैसे कहीं पे घंटी बज रही है, बेल डिंग डोंग, है ना, और वाटर स्प्लैशिंग, वाटर मतलब स्प्लैश हो रहा है कहीं पे, है ना। तो इन सभी साउंड, जैसे ये साउंड वगैरह आ रही है, इससे क्या हुआ है, लैंग्वेज का विकास हुआ है, ये इस थ्योरी का कहना है। एक्सप्लेनेशन में अगर हम देखें कि जो ह्यूमन से यूज द साउंड दे हेयर्ड अराउंड देम एंड टर्न डेम इनटू वर्ड्स, यानी इस थ्योरी का ये कहना है कि ह्यूमंस ने क्या किया, अपने आसपास जिन भी लैंग्वेजेस को नेचर से एक्वायर किया उस लैंग्वेज का उन्होंने क्या किया, मतलब कि उस साउंड का उन्होंने क्या किया, यूज़ किया लैंग्वेज का निर्माण करने के लिए। एग्जाम्पल के लिए
जैसे मक्खियाँ होती है जो, वो भिन भिन आती है। इंस्पायर्ड द वर्ड बज़, उसने इंस्पायर्ड किया किस चीज़ को, बज़ वर्ड को, कि भाई मक्खियाँ भिन भिन आ रही हैं तो इसका मतलब हुआ बज़, है ना। दिस शोज दैट अर्ली वर्ड्स वर कनेक्टेड टू नेचुरल साउंड्स। ये थ्योरी आपका मतलब शो कराती है कि जो आपके अर्ली वर्ड्स वगैरह थे वो किस से कनेक्ट थे, नेचुरल साउंड वगैरह से रिलेटेड थे। जैसे कहीं बेल बज रही है तो उसको ही मतलब ये बोल दिया कि हाँ भाई ये बेल बज रही है, तो उसका मतलब कुछ नाम वगैरह दे दिया, उससे लैंग्वेज का डेवलपमेंट कर दिया। उसके बाद जैसे एग्जांपल के लिए स्प्लैश हो गया वाटर के लिए, है ना, और बज़ हो गया जैसे बीज वगैरह के लिए, जो मक्खियाँ वगैरह भिन भिन आती रहती है। ओके, उसके बाद इसकी स्ट्रेंथ की क्या थी, जो ये वाली थ्योरी है आपकी, इट शोज़ अ क्लियर कनेक्शन बिटवीन नेचर और लैंग्वेज। मतलब ये थ्योरी नेचर और लैंग्वेज के बीच एक क्लियर कनेक्शन शो कराती थी। और ये थ्योरी एक्सप्लेन करती है कि दैट हाउ ह्यूमंस वर इंस्पायर्ड बाय देयर सराउंडिंग, कि जो ह्यूमन बींग्स हैं वो अपने नेचर से किस तरीके से इंस्पायर्ड हुए। क्रिटिसिज्म क्या था, मोस्ट वर्ड्स टुडे हैव नो कनेक्शन टू नेचुरल साउंड, यानी आजकल के जो प्रेजेंट कंडीशन है उसमें जो बहुत सारे वर्ड्स हैं उनका कोई कनेक्शन ही नहीं है नेचुरल साउंड से। कैन नॉट एक्सप्लेन एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट लाइक ट्रूथ और फ्रीडम। मतलब जो ये वाली थ्योरी है ये अब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पाई, तो ये भी इसका क्रिटिसिज्म होता है। कंक्लूजन बस यही है कि जो आपकी डिंग डोंग थ्योरी है ये यूजफुल है किस चीज़ के लिए, अंडरस्टैंडिंग अर्ली वर्ड्स बट कैन नॉट एक्सप्लेन द फुल डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज, है ना। मतलब इसके थ्रू हम अर्ली वर्ड्स को तो मतलब कुछ कुछ समझ पाते हैं, है ना, लेकिन ये फुल लैंग्वेज डेवलपमेंट को एक्सप्लेन नहीं कर पाती है ये थ्योरी। उसके बाद है आपकी यो हे हो थ्योरी। देखो ये थ्योरी आपकी क्या कहती है, दिस थ्योरी सेज जो लैंग्वेज डेवलप हुई है कहाँ से हुई है, साउंड्स मेड ड्यूरिंग ग्रुप वर्क और फिजिकल एफर्ट लाइक ग्रंट्स और चांट्स वाइल लिफ्टिंग समथिंग हैवी। देखो ये जो आपकी थ्योरी है ये आपकी बोलती है कि जो लैंग्वेज की डेवलपमेंट हुई है वो किससे हुई है, साउंड्स मेड ड्यूरिंग ग्रुप वर्क। यानी कोई अगर बहुत सारे लोग हैं वो ग्रुप में वर्क कर रहे हैं या फिर फिजिकल एफर्ट कर रहे हैं या जिम वगैरह में कोई चीज़ें कर रहे हैं, जैसे उस वक्त होता है ना, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए अगर कोई खेतों में काम कर रहा है ग्रुप में, है ना, खोद वगैरह रहा है, तो वो कैसे करता है, यो हे यो हे यो हे। तो ये तरीका है, मतलब कि ये थ्योरी बस आपका यही कहती है कि अगर आप कुछ भारी चीज़ लिफ्ट कर रहे हो, कुछ खोद वगैरह रहे हो, तो उस वक्त जो आप साउंड करते हो, चिल्लाते हो, चांट्स वगैरह ग्रंट्स वगैरह करते हो, उससे क्या हुआ है, लैंग्वेज का डेवलपमेंट हुआ है। थोड़ा फनी लगता है बट हाँ ये थ्योरी है, ठीक है। देखो अगर कोई मतलब समथिंग हैवी लिफ्ट कर रहा है तो उस वक्त क्या मतलब कि आवाज़ें निकलती है, लाइक यो हे, है ना। तो इस तरीके से जो लोग ग्रुप वगैरह में कोई खेती बाड़ी वगैरह कर रहे हैं, किसान वगैरह है, काम वगैरह कर रहे हैं, तो इस थ्योरी का ये कहना है कि जो उस वक्त साउंड निकाली गई उससे क्या हुआ है, उससे लैंग्वेज का डेवलपमेंट हुआ है। ओके, तो इसमें अगर हम एक्सप्लेनेशन देखें, इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है कि जो अर्ली ह्यूमंस थे वर्क टुगेदर इन ग्रुप्स एंड मेक रिदमिक साउंड्स, है ना, टू कोऑर्डिनेट देयर एक्शन, दीज साउंड्स ग्रेजुअली बिकेम वर्ड्स। मतलब वही चीज़ है कि अर्ली लाइफ में क्या होता था कि जैसे बहुत सारे लोग हैं वो ग्रुप में क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं और रिदमिक साउंड वगैरह निकाल रहे हैं, जैसे यो साथ में निकालेंगे, यो साथ में बोलेंगे, हे साथ में ही बोलेंगे, हो, इस तरीके की साउंड निकाल रहे हैं जो भी वो एक्शन कर रहे हैं उसके लिए। और जो ये साउंड है ये धीरे धीरे क्या बन गई, वर्ड्स बन गई, ये इस थ्योरी का कहना है। जैसे एग्जाम्पल के लिए वाइल पुलिंग और लिफ्टिंग पीपल माइट हैव सेड यो हे हो टू कीप इन रिदम विच लेटर टर्न इनटू मीनिंगफुल वर्ड्स। वही चीज़ है, अगर कोई इंसान मतलब कोई भारी चीज़ उठा रहे हैं, ग्रुप में उठा रहे हैं, तो उन्होंने साउंड निकाली होंगी यो हे हो रिदम में, है ना, और उसका क्या हुआ, विच लेटर टर्न इनटू मीनिंगफुल वर्ड्स, और बाद में ये साउंड किस में कन्वर्ट होगी, मीनिंगफुल वर्ड्स में कन्वर्ट होगी। तो यही है इस थ्योरी का कहना। ओके, उसके लिए जैसे एग्जाम्पल के लिए हम देखें जो साउंड्स मेड बाय वर्कर्स ड्यूरिंग फार्मिंग और बिल्डिंग समथिंग लाइक हैवी, है ना, मतलब वही चीज़ है कि अगर कोई इंसान वगैरह है कुछ हैवी लिफ्ट कर रहा है, फार्मिंग कर रहा है, कुछ बिल्ड कर रहा है, तो उस वक्त उन्होंने जो साउंड निकाली होंगी जैसे हो हे हो, ये साउंड आगे जाके लैंग्वेज का इसने निर्माण किया। ये इस थ्योरी का कहना है। इसकी स्ट्रेंथ क्या है,
जो ये थ्योरी है ये एक्सप्लेन करती है हाउ टीम वर्क एंड कम्युनिकेशन लीड टू लैंग्वेज, यानी जो टीम वर्क और आपस में जो कम्युनिकेशन है टीम वर्क के दौरान उसने लैंग्वेज का निर्माण किस तरीके से किया। शोज द रोल ऑफ रिदम इन डेवलपिंग स्पीच, यानी स्पीच को डेवलप करने में रिदम की क्या इंपॉर्टेंस होती है वो भी इसने मतलब एक्सप्लेन किया। तो ये इसकी स्ट्रेंथ है इस थ्योरी की। अब इसके क्रिटिसिज्म क्या थे इस थ्योरी के, देखो, कैन नॉट एक्सप्लेन हाउ एब्स्ट्रैक्ट और इंडिविजुअल एक्सप्रेशन इवॉल्व, है ना, मतलब ये थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई कि जैसे जो एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ है और जो इंडिविजुअल के खुद के एक्सप्रेशन है वो कैसे इवॉल्व हुए। फोकसेस ओनली ऑन फिजिकल एक्शन नॉट इमोशनल और सोशल नीड्स, मतलब जो ये वाली थ्योरी है इसने ओनली बस किसके ऊपर वो किया, फोकस किया कि जो फिजिकल एक्शन है इंसान के वो उसके थ्रू जो लैंग्वेज का निर्माण है वो कैसे हो रहा है। इमोशनल और सोशल नीड्स के ऊपर इसने ज़्यादा जोर नहीं डाला। बस कंक्लूजन में यही है कि जो यो हे थ्योरी है वो कनेक्ट करती है लैंग्वेज को किसके साथ, टीम वर्क के साथ, बट डजेंट एक्सप्लेन द एंटायर डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज, यानी लैंग्वेज की जो पूरी प्रोसेस है उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाती है ये थ्योरी। क्लियर। उसके बाद है आपकी सिंग सॉन्ग थ्योरी। देखो, सिंग सॉन्ग थ्योरी आपकी क्या कहती है कि ये थ्योरी जो है आपकी वो सुजेस्ट करती है कि जो लैंग्वेज है वो कहाँ से आई है, केम फ्रॉम म्यूजिकल और मेलोडिक साउंड्स मेड बाय ह्यूमंस सच एज सिंगिंग और चैंटिंग, यानी जो लैंग्वेज का निर्माण हुआ है, जैसे कोई अगर इंसान गाना वगैरह गा रहा है, चैंट कर रहा है ना, तो उससे क्या हुआ है, उससे लैंग्वेज का निर्माण हुआ है, ये आपकी सिंग सॉन्ग थ्योरी कहती है। जैसे एक्सप्लेनेशन के लिए हम इसमें देखेंगे, ह्यूमंस यूज म्यूजिकल साउंड्स टू एक्सप्रेस इमोशंस लाइक जॉय, सॉरो और लव। देखो, जो ह्यूमंस के डिफरेंट एक्सप्रेशन होते हैं जैसे जॉय, सॉरो, लव वगैरह, उसके लिए ह्यूमंस क्या यूज़ करते हैं, म्यूजिकल साउंड्स का यूज़ करते हैं, है ना। और जो ये साउंड्स है वर रिदमिक, मतलब रिदम में यूज़ की गई ये साउंड, एंड मेलोडिक, मतलब बहुत ही ज़्यादा मेलोडिक थी ये साउंड, विच लेटर टर्न्ड इनटू स्ट्रक्चर्ड स्पीच। बाद में इस थ्योरी के अकॉर्डिंग कहा जाता है कि जो उस वक्त रिदम में साउंड प्रोड्यूस की गई, ये सारे वर्ड्स यानी ये सारी साउंड्स बाद में वर्ड्स में कन्वर्ट होगी, ओके, स्ट्रक्चर्ड स्पीच में कन्वर्ट होगी। एग्जाम्पल के लिए, पीपल माइट हैव संग टून्स टू एक्सप्रेस फीलिंग्स बिफोर फार्मिंग एक्चुअल वर्ड्स। ठीक है, मतलब इसका यही मतलब है कि एग्जाम्पल के लिए जो बहुत सारे लोग हैं, है ना, उन्होंने मतलब जैसे सिंगिंग की होगी अपने वर्ड्स वगैरह को एक्सप्रेस करने के लिए। तो इस स्टोरी का बस यही कहना है कि जो उस वक्त साउंड निकाली गई थी उसका बाद में क्या हो गया, उससे लैंग्वेज का क्या हो गया, निर्माण हो गया। ओके, तो ये था इसमें। एग्जाम्पल क्या है कि लुलेबीज संग टू बेबीज़, वही जो इसको बोल सकते हैं हम, जैसे लोहड़ी टाइप का, जैसे लाइक होता नहीं है ओले ओले मेला बेबी, लाइक इस टाइप से आप सोच सकते हो। और लाइक इस तरीके से जैसे लोहड़ी वगैरह होती है ना, बच्चों को सुनाई जाती है जो, तो इस तरीके से आप मतलब इसको समझ सकते हो कि लोगों की थिंकिंग क्या है और इस थ्योरी की थिंकिंग क्या है कि इससे क्या हुआ है, आगे जाके लैंग्वेज का निर्माण हुआ है। तो ये कहना है इस जो आपकी ये थ्योरी है। जैसे ट्राइबल चैंट्स यूजिंग ड्यूरिंग रिचुअल्स, जैसे जो ट्राइबल एरिया वगैरह होते हैं, जो उनके फंक्शन वगैरह होते हैं, उस वक्त वो इकट्ठे मिलके बहुत सारे सॉन्ग्स वगैरह गाते हैं, तो उससे क्या हुआ है, लैंग्वेज का निर्माण हुआ है। तो ये है इस थ्योरी का कहना है। ओके, उसके बाद है स्ट्रेंथ क्या है इस थ्योरी की, ये एक्सप्लेन करती है कनेक्शन किस चीज़ को, बिटवीन म्यूज़िक और स्पीच को, है ना, मतलब सिंगिंग और स्पीच के जो बीच का कनेक्शन है उसको ये चीज़ एक्सप्लेन करती है ये थ्योरी। हाईलाइट करती है इमोशन एज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन लैंग्वेज डेवलपमेंट। ओके, यानी जो इमोशन है वो इम्पॉर्टेंट फैक्टर है किसमें, लैंग्वेज डेवलपमेंट में। ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। क्रिटिसिज्म क्या है इस थ्योरी का, कैन नॉट एक्सप्लेन प्रैक्टिकल और एवरीडे लैंग्वेज यूज़, यानी जो प्रैक्टिकली और एवरीडे जो लैंग्वेज यूज़ की जाती है वो कैसे यूज़ की जाती है उसको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाई ये थ्योरी। फोकसेज ओनली ऑन इमोशनल एक्सप्रेशन, इस थ्योरी ने ओनली इमोशनल एक्सप्रेशन के ऊपर फोकस किया। तो ये सारे इसके क्रिटिसिज्म है। कंक्लूजन क्या है कि जो आपकी सिंग सॉन्ग थ्योरी है ये यूज़फुल है किस चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए कि जो इमोशन है वो कैसे इन्फ्लुएंस होते हैं अर्ली लैंग्वेज से, लेकिन ये एक्सप्लेन नहीं कर पाती है फुल इवोल्यूशन किस चीज़ की, लैंग्वेज की। उसके बाद है द टाटा थ्योरी,
अब ये थ्योरी आपकी क्या कहती है? दिस थ्योरी सेज दैट लैंग्वेज केम फ्रॉम गेस्चर्स लाइक हैंड मूवमेंट्स विच वर लेटर कॉपीड बाय द टंग एंड माउथ टू क्रिएट स्पीच साउंड। अब देखो इसमें मतलब खतरनाक ही है कि जो लैंग्वेज का डेवलपमेंट हुआ है वो कैसे हुआ है? गेस्चर, जैसे हाथ वगैरह बाय करते टाइम हाथ वगैरह हिलाना, टा टा, है ना, हैंड मूवमेंट वगैरह करनी। बाद में इस थ्योरी ने क्या बोला है कि जो ये हैंड मूवमेंट है, गेस्चर वगैरह है, इसको कॉपी किया गया, है ना, और इसको टंग या मुंह के थ्रू, मतलब इसके थ्रू, मतलब जो ये गेस्चर वगैरह थे इसके लिए साउंड वगैरह प्रोड्यूस की गई, है ना। तो इस तरीके से जो लैंग्वेज है उसका डेवलपमेंट हुआ है, ये इस थ्योरी का कहना है। जैसे एक्सप्लेनेशन में हम देखें, जैसे अर्ली ह्यूमंस वगैरह होते थे वो कम्युनिकेट करते थे गेस्चर के थ्रू, लाइक अगर उन्हें गुड बाय वगैरह बोलना है तो गेस्चर्स वगैरह का यूज़ करना है ना। और ओवर टाइम क्या हुआ, दीज मूवमेंट्स वर मिमिक बाय वोकल ऑर्गन्स। जो हमारे वोकल ऑर्गन्स है, वोकल ऑर्गन्स ने इन गेस्चर्स को क्या किया? कॉपी किया। फॉर एग्जाम्पल जैसे मूविंग द टंग टू से टा टा कुड इमिटेट अ वेविंग हैंड, मतलब जैसे अगर कोई हाथ हिला रहा है, बाय कर रहा है ना, तो उसको जो वोकल ऑर्गन है उसने उसको किस में कन्वर्ट कर लिया? टाटा, कि मतलब इसका मतलब होता है टाटा बाय बाय, है ना। तो ये है इस थ्योरी का कहना कि जो गेस्चर्स वगैरह का यूज़ हुआ है, जैसे हैंड मूवमेंट वगैरह हो गया, उससे क्या हुआ है, उसको वोकल ऑर्गन्स ने बाद में कॉपी किया और उससे क्या किया? लैंग्वेज का निर्माण किया। क्लियर? एग्जाम्पल के लिए हम इसमें देख सकते हैं सेइंग टाटा वाइल वेविंग टू से गुड बाय, है ना। जैसे हम गेस्चर कर रहे हैं, हाथ हिला रहे हैं, है ना, टाटा कर रहे हैं, तो वोकल ऑर्गन ने उसको क्या किया? साउंड में प्रोड्यूस कर लिया उस गेस्चर को। स्ट्रेंथ क्या है? कनेक्ट करती है गेस्चर को किसके साथ? स्पीच डेवलपमेंट के साथ। एक्सप्लेन करती है कि हाउ बॉडी मूवमेंट्स इन्फ्लुएंस्ड लैंग्वेज, यानी बॉडी की अगर हम मूवमेंट कर रहे हैं वो लैंग्वेज को किस तरीके से इन्फ्लुएंस करती है, तो ये भी इसमें आपका आ जाता है। क्रिटिसिज्म क्या है कि मैनी वर्ड्स एंड साउंड्स हैव नो कनेक्शन टू गेस्चर, यानी बहुत सारी साउंड ऐसी है जिसका गेस्चर से लेना कुछ भी नहीं है। कैन नॉट एक्सप्लेन हाउ ग्रामर डेवलप्ड, है ना, मतलब ये थ्योरी आपकी एक्सप्लेन नहीं कर पाती है कि जो ग्रामर है आपका वो कैसे डेवलप हुआ। कंक्लूजन बस ये है कि जो आपकी टाटा थ्योरी है शोज द लिंक बिटवीन, ये लिंक शो करती है गेस्चर और स्पीच के साथ, बट कैन नॉट फुली एक्सप्लेन लैंग्वेज डेवलपमेंट। ये चीज़ आपको इसमें याद रखनी है। उसके बाद है बेबल लक थ्योरी। दिस थ्योरी सेज दैट लैंग्वेज डेवलप्ड थ्रू ट्रायल एंड एरर। अर्ली ह्यूमन्स babbled random sounds and useful ones were repeated and became words। देखो साफ शब्दों में आपको मैं बताऊँ इसका मतलब क्या है कि जो लैंग्वेज है उसका डेवलपमेंट कैसे हुई है? ट्रायल और एरर से हुई है। जैसे अर्ली ह्यूमंस थे वो बेबल्ड करते थे, जैसे मतलब कुछ इस तरीके से बोलने का ट्राई करते थे, है ना। बाद में क्या हुआ? धीरे धीरे जो इससे मतलब ये जो बेबलिंग के दौरान कुछ ऐसे वर्ड्स थे जो यूज़फुल थे, है ना, वो बाद में बार बार रिपीट किए गए और बाद में वो क्या बन गए? वर्ड्स बन गए। तो ये है इस थ्योरी का कहना कि जो लैंग्वेज का डेवलपमेंट हुआ है वो किससे हुआ है? बेबलिंग से हुआ है ना। और जो यूज़फुल वर्ड्स थे उनको रिपीट किया गया और बाद में उससे वर्ड्स वगैरह बना दिए गए। एक्सप्लेनेशन जैसे ह्यूमंस मेड रैंडम साउंड्स, है ना, जैसे बेबीज़ वगैरह होते हैं वो रैंडम साउंड्स मतलब क्रिएट करते हैं और मतलब उस चीज़ को यूज़ करते रहते हैं, जैसे बेबलिंग वगैरह करते रहते हैं। छोटे बेबी वगैरह होते हैं ना, मतलब इस तरीके से नहीं करते हैं, मैं प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन आप समझो इस चीज़ को। एंड केप्ट यूजिंग द साउंड दैट वर्कड फॉर कम्युनिकेशन, और उन साउंड का उन्होंने यूज़ किया, बार बार किया, जिससे बाद में क्या हुआ? साउंड का मतलब कि लैंग्वेज का डेवलपमेंट हुआ और उसको यूज़ किया गया किस चीज़ के लिए? कम्युनिकेशन के लिए। एग्जाम्पल के लिए हाँ वही आ गया ना यहाँ पे, जैसे एक बेबी है ना, वो बोल रहा है ऐसे माँ माँ, जैसे छोटा सा बच्चा होता है माँ माँ मम्मा माँ माँ, इस तरीके से, है ना। कुड लीड टू द वर्ड मदर, और मतलब जो ये है बच्चे की बैबलिंग है, बच्चा बैबल कर रहा है ना, तो ये जो बैबलिंग है वो किस वर्ड का मतलब डेवलप कर सकती है? मदर वर्ड को डेवलप किया उसने। तो इस थ्योरी का ये कहना था। ओवर टाइम दी साउंड फॉर्म द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। ओवर टाइम क्या हुआ कि जो ये बैबलिंग वगैरह था, है ना, ये साउंड्स वगैरह थी, इसने बेस जो लैंग्वेज का बेस है वो डेवलप कर दिया। तो ये था आपका इसमें। जैसे एग्जांपल के लिए हम देख सकते हैं इसमें कि जो एक बेबी है
वो बेबल कर रहा है, जैसे दा दा मा मा पा पा, गेट अ रिस्पॉन्स फ्रॉम देयर फादर सो दे केप्ट यूजिंग इट। तो उसके थ्रू क्या हुआ, फादर ने उस पर रिस्पॉन्स किया, जैसे पा पा बोला तो फादर ने रिस्पॉन्स किया। तो इस तरीके से क्या हुआ, लैंग्वेज का निर्माण हुआ। स्ट्रेंथ क्या है, एक्सप्लेन करती है कि जो साउंड्स हैं वर रिफाइंड इनटू मीनिंगफुल वर्ड्स, यानी जो साउंड है उसको रिफाइंड किया गया किस चीज़ में, मीनिंगफुल वर्ड्स में। मैचेस हाउ चिल्ड्रन लर्न लैंग्वेज टुडे, मतलब ये थ्योरी आपकी मैच करती है कि जो बच्चे हैं वो किस तरीके से लैंग्वेज को लर्न करते हैं आज के मॉडर्न ज़माने में। क्रिटिसिज्म क्या है कि कैन नॉट एक्सप्लेन हाउ जो कॉम्प्लेक्स ग्रामर और एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ है इवॉल्व हुए हैं, है ना, वो इस चीज़ को मतलब क्रिटिसिज्म है इस थ्योरी का। बेस्ड टू मच ऑन चांस, मतलब अब जो बच्चा है वो तो बैबलिंग कभी कभी करेगा ना, तो जो ये आपकी थ्योरी है ये बेस्ड है ज़्यादा किसके ऊपर, कि जो चांसेस है, मतलब बहुत कम चांसेस होते हैं कि बच्चा बैबल वगैरह करे, है ना। तो ये थी आपकी ये वाली थ्योरी। क्रिटिसिज्म कंक्लूजन क्या है कि जो आपकी बेबल थ्योरी है गिव्स अ प्रैक्टिकल आइडिया, मतलब ये थ्योरी आपकी प्रैक्टिकल आइडिया देती है किसके बारे में, अर्ली स्पीच के बारे में। बट ये डजंट फुली एक्सप्लेन, मतलब पूरी तरह से एक्सप्लेन नहीं करती है कि हाउ स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज डेवलप्ड, यानी जो पूरे स्ट्रक्चर है लैंग्वेज का वो किस तरीके से डेवलप हुआ। ओके, उसके बाद है आपकी कौन सी थ्योरी, टंग टाई थ्योरी। दिस थ्योरी फोकसेस ऑन द फिजिकल इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमंस, सुजेस्टिंग दैट लैंग्वेज डेवलप्ड एज आवर वोकल ऑर्गन्स इम्प्रूव्ड। मतलब ये जो आपकी टंग टाई थ्योरी है ये किसके ऊपर फोकस करती है, फिजिकल इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमंस, जैसे जो हमारे वोकल ऑर्गन्स है वो जैसे जैसे फिजिकली डेवलप हुए उस तरीके से क्या हुआ, लैंग्वेज की डेवलपमेंट हुई। एक्सप्लेनेशन क्या है कि अर्ली ह्यूमंस कुडंट स्पीक क्लियरली ड्यू टू लिमिटेड वोकल एबिलिटीज़, है ना। मतलब इस थ्योरी का ये कहना है कि जो अर्ली ह्यूमंस थे उनके पास वोकल एबिलिटीज़ नहीं थे, जो उनके वोकल ऑर्गन्स वगैरह थे वो फुली डेवलप्ड नहीं थे। एज द टंग, थ्रोट एंड ब्रेन इवॉल्व, जैसे जैसे जो टंग है, थ्रोट वगैरह है, ब्रेन वगैरह है, उसकी इवोल्यूशन हुई, ह्यूमन बिकेम बेटर एट मेकिंग डिफरेंट साउंड एंड इवेंचुअली डेवलप्ड लैंग्वेज। तो धीरे धीरे क्या हुआ, जो ये आपके ऑर्गन्स है ये अच्छे से डेवलप हुए और जो इंसान है वो धीरे धीरे मतलब अच्छा हो गया लैंग्वेज का निर्माण करने में या लैंग्वेज को बोलने में। तो बस यही है इस थ्योरी का कहना। एग्जाम्पल के लिए चेंजेस इन वोकल कॉर्ड्स एंड ब्रेन स्ट्रक्चर ओवर टाइम अलाउडेड मोर स्पीच क्लैरिटी, है ना। यानी हम आज के ज़माने में जिस तरीके से जो हमारे पास स्पीच की क्लैरिटी है वो कैसे आई, जैसे धीरे धीरे जो वोकल कॉर्ड्स वगैरह है, ब्रेन का स्ट्रक्चर वगैरह है वो धीरे धीरे इम्प्रूव हुआ, उससे क्या हुआ, हमारी जो स्पीच की क्लैरिटी है वो इंक्रीज हुई। स्ट्रेंथ क्या है जो आपकी ये वाली थ्योरी है, इसने सपोर्ट किया किसको, एविडेंस ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन को, ह्यूमन का जो इवोल्यूशन है उसको इसने सपोर्ट किया। एक्सप्लेन किया कि हाउ फिजिकल चेंजेस इनेबल्ड लैंग्वेज, जैसे जैसे हमारे वोकल कॉर्ड्स वगैरह में फिजिकल चेंजेस हुए, उसने बोला कि इस फिजिकल चेंजेस से क्या हुआ, लैंग्वेज का निर्माण हुआ, है ना। उसके बाद क्रिटिसिज्म क्या है, डज नॉट एक्सप्लेन द सोशल और इमोशनल नीड फॉर लैंग्वेज, यानी ये आपकी थ्योरी एक्सप्लेन नहीं करते कि सोशल और इमोशनल नीड का क्या यूज़ है लैंग्वेज की डेवलपमेंट के लिए। और जो ये आपकी थ्योरी है ये फोकसेस करती है ओनली ऑन बायोलॉजी, मतलब बायोलॉजी के ऊपर ही फोकस करती है कि भाई फिजिकल डेवलपमेंट हुई वोकल कॉर्ड्स वगैरह की और लैंग्वेज का निर्माण हो गया। इग्नोर करती है बाकी अदर फैक्टर्स को, जैसे सोशल फैक्टर्स वगैरह हो गए, इमोशनल फैक्टर्स वगैरह हो गए, तो इन सभी फैक्टर्स को ये इग्नोर करती है। तो ये इसके क्रिटिसिज्म थे। कंक्लूजन क्या है कि जो आपकी टंग टाई थ्योरी है ये यूज़फुल है किसके लिए, अंडरस्टैंडिंग कि जो ह्यूमंस हैं बिकेम फिजिकली कैपेबल ऑफ स्पीच बट इग्नोर द रीज़न बिहाइंड लैंग्वेज डेवलपमेंट। यानी इस थ्योरी ने ये तो बता दिया कि जो इंसान है वो फिजिकली कैपेबल हुआ है बोलने के लिए, किसके थ्रू, जब उसके वोकल कॉर्ड्स वगैरह डेवलप हुए। लेकिन जो रीज़न है इसके पीछे का रीज़न क्या था, लैंग्वेज डेवलपमेंट के पीछे का रीज़न, वो इसको मतलब अच्छे तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाया, जैसे सोशल रीज़न क्या थे, इमोशनल रीज़न वगैरह क्या थे। तो ये इसका क्या रहता है, कंक्लूजन रहता है। उसके बाद शायद आपकी ये लास्ट थ्योरी है कॉन्टैक्ट थ्योरी। ये जो आपकी कॉन्टैक्ट थ्योरी है ये आपकी थ्योरी क्या कहती है कि ये थ्योरी आपकी सुजेस्ट करती है जो लैंग्वेज है वो डेवलप्ड हुए किसके थ्रू, सोशल इंटरेक्शन के थ्रू, है ना। एंड द नीड टू कम्युनिकेट विद अदर लेड टू द क्रिएशन ऑफ स्पीच। मतलब कॉन्टैक्ट थ्योरी आपकी ये बोलती है कि जब आपने सोशल इंटरेक्शन करी, लोगों के साथ इंटरेक्शन किया, कम्युनिकेशन वगैरह की, उसके थ्रू जो आपकी स्पीच है वो डेवलप हुई है।
क्लियर। एक्सप्लेनेशन क्या है कि व्हेन ह्यूमंस स्टार्टेड लिविंग इन ग्रुप्स दे नीडेड अ वे टू शेयर आइडियाज, warn of danger or work together. These social interaction pushed them to create word and sentences. वही चीज़ है, जब लोगों ने मतलब आसपास मतलब साथ साथ रहे, साथ साथ काम किया, साथ साथ बातें वगैरह की, ग्रुप वगैरह में रहे, सोसाइटी वगैरह में रहे, तो इससे क्या हुआ, लोगों ने एक दूसरे के साथ मतलब साइंस वगैरह शेयर किए, बातचीत वगैरह की, तो इससे क्या हुआ, सोशल इंटरेक्शन से क्या हुआ, लैंग्वेज का निर्माण हुआ। इस लैंग्वेज ने मतलब कि इस थ्योरी ने ये कहा कि जो लैंग्वेज का डेवलपमेंट हुआ है वो सोशल इंटरेक्शन से हुआ है। एग्जाम्पल के लिए ट्रेड एंड माइग्रेशन बिटवीन ग्रुप ऑल्सो लेड टू द शेयरिंग ऑफ लैंग्वेजेस। जैसे मतलब पुराने ज़माने में ट्रेड वगैरह होता था, माइग्रेशन होता था एक जगह से दूसरी जगह से, तो जो दूसरी जगह की लैंग्वेज थी वो एक जगह आ गई और वहाँ की जो लैंग्वेज थी वो दूसरी जगह चली गई। तो इस तरीके से जो लैंग्वेज का है वो उसका निर्माण हुआ है ना। उसके बाद है एग्जाम्पल के लिए जैसे पीपल क्रिएटिंग वर्ड्स टू नेम टूल और एक्सप्लेन टास्क, मतलब जो लोग वगैरह है उन्होंने क्या किया, वर्ड्स क्रिएट किए टूल्स वगैरह का नाम रखने के लिए और टास्क वगैरह एक्सप्लेन करने के लिए, है ना। और जो अर्ली ह्यूमन से कम्युनिकेटिंग ड्यूरिंग हंटिंग और गैदरिंग, जब वो हंट कर रहे थे, गैदर कर रहे थे, उस वक्त वो कम्युनिकेट कर रहे थे, उससे क्या हुआ, लैंग्वेज का निर्माण हुआ। स्ट्रेंथ ये है कि हाईलाइट करता है, जो ये थ्योरी ये हाईलाइट करती है रोल ऑफ सोसाइटी किस में, लैंग्वेज डेवलपमेंट में। एक्सप्लेन करती है थ्योरी की जो लैंग्वेज है वो कि जो हाउ लैंग्वेज हेल्प्ड इन ग्रुप सर्वाइवल, यानी ग्रुप के सर्वाइवल में किस तरीके से जो लैंग्वेज है उसने मतलब अपना रोल अदा किया। उसके बाद है क्रिटिसिज्म क्या है इस थ्योरी का, वो है आपका कि डज नॉट एक्सप्लेन हाउ इंडिविजुअल वर्ड्स और ग्रामर वर क्रिएटेड, यानी इंडिविजुअल वर्ड्स और ग्रामर किस तरीके से क्रिएट हुआ, इसको इसने मतलब एक्सप्लेन नहीं कर पाया, तो ये इसका क्रिटिसिज्म है। फोकसेस ओनली ऑन ग्रुप नीड्स इग्नोरिंग इंडिविजुअल एक्सप्रेशन, यानी इसने ज़्यादा फोकस किया कि आप ग्रुप वगैरह में सोशली इंटरेक्ट कर रहे हो, जो इंडिविजुअल की खुद का एक्सप्रेशन है उसको इसने क्या कर दिया, इग्नोर कर दिया। उसके बाद कंक्लूजन क्या है कि जो कॉन्टेक्ट थ्योरी है वो शो करती है कि जो सोशल इंटरेक्शन है उससे लैंग्वेज का निर्माण कैसे हुआ है, बट डजेंट एक्सप्लेन इट्स अर्ली स्टेजेस, बट इसकी जो अर्ली स्टेजेस है उसको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाती है ये थ्योरी। तो इसी के साथ जो आपकी फर्स्ट यूनिट है वो एंड होती है। इसके बाद हम देखते हैं सेकंड यूनिट। उसके बाद जो आपकी सेकंड यूनिट है उसमें शायद आपका पहला टॉपिक ये है कि पोजीशन ऑफ लैंग्वेजेस इन इंडिया। इसमें आपके आर्टिकल्स आपको पढ़ने पड़ेंगे 343 से लेके 351 तक और 350A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, है ना। तो इसके मेरे पास हैंड रिटन नोट्स नहीं थे, तो मैंने इसके जो नोट्स है वो डिजिटली प्रिपेयर करे हैं। देखो, अगर हम इसकी इंट्रोडक्शन देखें तो इंडिया क्या है, एक मल्टीलिंगुअल कंट्री है जहाँ पर हंड्रेड्स ऑफ लैंग्वेजेस और डायलैक्ट्स बोले जाते हैं, और जो लैंग्वेज है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करती है किसमें, एजुकेशन में, कल्चर में और नेशनल इंटीग्रेशन में। ओके और जो कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का हैज़ मेड स्पेसिफिक प्रोविजन टू मैनेज लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी एंड प्रमोट हार्मनी। ओके, यानी जो भारत का संविधान है उसने जो इंडिया में डिफरेंट लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है उसको प्रमोट करने के लिए क्या किया है, बहुत तरीके के क्या बनाए हैं, डिफरेंट लैंग्वेज ग्रुप्स वगैरह बनाए हैं, जिसमें आपके क्या आ जाते हैं, आर्टिकल्स 343 से लेके 351 और 350A तक आ जाते हैं, जो कि डील करते हैं किसके साथ, ऑफिशियल लैंग्वेज और प्रोटेक्शन किसकी, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ की। ओके तो इसमें क्या है आपका पोजीशन ऑफ लैंग्वेजेस इन इंडिया में, कि जो इंडिया है इसकी कोई सिंगल नेशनल लैंग्वेज नहीं है, राष्ट्रीय भाषा कोई भी नहीं है इंडिया की। जो हिंदी है, हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन, बट इंग्लिश इज़ ऑल्सो यूज फॉर द ऑफिशियल पर्पसेस। अब ऐसा नहीं है कि आप मान लो कि जो हिंदी है वो नेशनल लैंग्वेज है, हिंदी जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज है यूनियन की, और साथ ही साथ जो इंग्लिश है वो भी यूज़ की जाती है ऑफिशियल पर्पसेस के लिए। तो इंडिया की कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है। और जो स्टेट्स वगैरह हैं, राज्य वगैरह है, वो फ्री है टू अडॉप्ट देयर ओन ऑफिशियल लैंग्वेजेस, यानी वो अडॉप्ट कर सकते हैं अपनी खुद की ऑफिशियल लैंग्वेज को। और जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिकॉग्नाइज करता है लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी को और प्रमोट करता है इक्वल रिस्पेक्ट किसके लिए, ऑल लैंग्वेजेस के लिए। और जो हमारा 8th शेड्यूल है कॉन्स्टिट्यूशन का वो इंक्लूड करता है 22 रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेजेस को, है ना। और जो एम है इसका वो है मेंटेन करना है यूनिटी इन डाइवर्सिटी और प्रोटेक्ट करना है लिंग्विस्टिक राइट्स को।
क्लियर? तो हम सीधा आ जाते हैं हमारे आर्टिकल्स के ऊपर। सबसे पहला आर्टिकल है हमारा आर्टिकल 343। ये कहता है कि जो ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन के बारे में बात करता है। ये डिक्लेयर करता है हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट को एज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन, बट इंग्लिश मे कंटिन्यू टू बी यूज्ड फॉर ऑफिशियल पर्पसेस एज डिक्लेयर्ड बाय पार्लियामेंट। लेकिन जो इंग्लिश है उसका यूज़ किया जा सकता है किसके लिए? ऑफिशियल पर्पसेस के लिए, जैसा कि पार्लियामेंट ने डिक्लेयर किया है। ओके उसके बाद है आपका आर्टिकल 344। वो कहता है कि कमीशन और कमेटी ऑन ऑफिशियल लैंग्वेजेस के बारे में बात करता है। देखो जो आपका ये आर्टिकल है ये प्रोवाइड करता है किसके लिए? फॉर द अपॉइंटमेंट करनी है किस चीज़ की? कमीशन और पार्लियामेंट्री कमेटी के लिए। किस चीज़ को रिव्यू करने के लिए? प्रोग्रेस इन द यूज़ ऑफ हिंदी फॉर ऑफिशियल पर्पसेस, यानी जो हिंदी लैंग्वेज है उसका मतलब यूज़ किस तरीके से किया जा रहा है ऑफिशियल पर्पसेस के लिए, उस चीज़ की प्रोग्रेस को मतलब देखने के लिए, मतलब रिव्यू करने के लिए जो अपॉइंटमेंट की जा सकती है किसकी? कमीशन और एक पार्लियामेंट कमेटी की। ये आपका कमीशन एंड कमेटी किसके लिए? ऑन ऑफिशियल लैंग्वेजेस के लिए। उसके बाद है आपका आर्टिकल 345। ये क्या कहता है? ये कहता है ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट के बारे में। ये कहता है कि जो स्टेट का लेजिस्लेचर है वो अडॉप्ट कर सकता है एनी लैंग्वेज यूज्ड इन द स्टेट एज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ फॉर स्टेट पर्पसेस, यानी जो भी लैंग्वेज उस स्टेट में यूज़ की जाती है उस लैंग्वेज को वो अडॉप्ट कर सकता है एज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ दैट स्टेट। ओके उसके बाद है 346। वो क्या कहता है? वो कहता है कि ऑफिशियल लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन स्टेट्स। ये कहता है कि जो कम्युनिकेशन बिटवीन स्टेट और बिटवीन स्टेट्स एंड द यूनियन शैल बी हिंदी और इंग्लिश, यानी जो कम्युनिकेशन किसके बीच? स्टेट के बीच और स्टेट और यूनियन के बीच होनी चाहिए, है ना, वो किसके थ्रू होनी चाहिए? हिंदी या फिर इंग्लिश के थ्रू होनी चाहिए। ऑफिशियल लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन स्टेट्स। उसके बाद है आर्टिकल 347। क्या कहता है? स्पेशल प्रोविजन है किसके लिए? फॉर रिकग्निशन ऑफ अ लैंग्वेज इफ अ सब्सटेंशियल सेक्शन ऑफ अ स्टेट population demands the president may recognize a language for official purpose in that state। यानी मान लो किसी एक स्टेट है ना, उसमें कुछ लोग हैं वो डिफरेंट लैंग्वेज को बोलते हैं, है ना, तो जो उस मतलब क्या बोलते हैं, उस लैंग्वेज को जो लोग बोलते हैं वो डिमांड कर सकते हैं, है ना, उस सेक्शन की जो पॉपुलेशन है वो डिमांड कर सकती है कि उनकी लैंग्वेज को भी रिकॉग्नाइज किया जाए ऑफिशियल पर्पसेस के लिए। कहाँ पर? स्टेट में। तो प्रेसिडेंट हमारे उसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। स्पेशल प्रोविजन होता है किसी एक लैंग्वेज की रिकॉग्निशन के लिए। क्लियर? उसके बाद है आर्टिकल 348 लैंग्वेजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। प्रोसीडिंग्स इन द सुप्रीम कोर्ट, जो प्रोसीडिंग्स वगैरह होती है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में, वो किस में होनी चाहिए? इंग्लिश में होनी चाहिए, जब तक कि मतलब इसके लिए कोई पार्लियामेंट वगैरह कोई और लैंग्वेज सुजेस्ट नहीं करता है, तब तक किस में होनी चाहिए? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जो प्रोसीडिंग्स वगैरह इंग्लिश में होनी चाहिए। उसके बाद है 349 आपका क्या कहता है? स्पेशल procedure for language legislation. Parliament must follow a special procedure when making laws related to official language. देखो 349 ये कहता है कि पार्लियामेंट को फॉलो करना चाहिए स्पेशल प्रोसीजर को जब वो लॉज बना रहे हैं रिलेटेड टू ऑफिशियल लैंग्वेज। ये आपका स्पेशल प्रोसीजर फॉर लैंग्वेज लेजिस्लेशन। उसके बाद है आपका आर्टिकल 350 लैंग्वेज फॉर रिप्रेजेंटेशन। एवरी पर्सन हैज़ अ राइट टू सबमिट अ रिप्रेजेंटेशन फॉर ग्रीवियंस इन एनी लैंग्वेज यूज्ड इन द यूनियन और स्टेट। ओके इसका मतलब यही है कि जो एक पर्सन है वो अपनी लैंग्वेज मतलब वो अपनी कंप्लेंट है ना, वो अपनी कंप्लेंट किसी भी उसमें लैंग्वेज में सबमिट कर सकता है जो भी उस स्टेट में यूज़ और या फिर उस यूनियन में यूज़ की जाती है। उसके बाद है 350 है फैसिलिटीज़ फॉर इंस्ट्रक्शन इन मदर टंग। देखो स्टेट शेल प्रोवाइड एडिक्वेट फैसिलिटी फॉर इंस्ट्रक्शन इन द मदर टंग एट द प्राइमरी स्टेज फॉर चिल्ड्रन बिलोंगिंग टू लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी ग्रुप्स। यानी इसका सिंपल यही मतलब है कि जो बच्चे लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी ग्रुप से बिलोंग करते हैं उनके लिए एडिक्वेट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी है कि वो कि उनको इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड की जाए कि इसमें मदर टंग में टिल मतलब कहाँ तक? प्राइमरी स्टेज तक। ओके उसके बाद आपका आर्टिकल 350 बी स्पेशल
ऑफिसर किसके लिए, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ के लिए। प्रोवाइड करना है फॉर किसके लिए, अपॉइंटमेंट ऑफ अ स्पेशल ऑफिसर जो कि इंटरेस्ट को सेव करे किसके, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ के। ये भी हो गया आपका। उसके बाद है आर्टिकल 351, वो क्या कहता है कि डायरेक्टिव फॉर डेवलपमेंट ऑफ हिंदी। ये डायरेक्ट करता है यूनियन को किस चीज़ को प्रमोट करने के लिए, प्रमोट द स्प्रेड ऑफ हिंदी लैंग्वेज वाइल रिस्पेक्टिंग अदर लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया। यानी हिंदी लैंग्वेज को क्या करना है, प्रमोट करना है, लेकिन जो बाकी की लैंग्वेज है उनकी भी हमने क्या करनी है, रिस्पेक्ट करनी है। तो ये सारे आर्टिकल्स आपने ज़रूर याद रखने हैं। उसके बाद है एजुकेशनल सिग्निफिकेंस क्या है, जो पोजीशन ऑफ लैंग्वेजेस इन इंडिया है इसके है। ये प्रमोट करती है मदर टंग एजुकेशन को, प्रोटेक्ट करती है लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ को, इनकरेज करती है नेशनल इंटीग्रेशन को, और मेंटेन करती है बैलेंस हिंदी और इंग्लिश के बीच, और सपोर्ट करती है मल्टीलिंगुअल एजुकेशन पॉलिसी को। तो ये सारी चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है। कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन बस इतना ही है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो केयरफुली बैलेंस करता है लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी को विद नेशनल यूनिटी के साथ। जो आर्टिकल है इतने सारे है ना, इंश्योर करते हैं प्रॉपर यूज़ हो ऑफिशियल लैंग्वेजेस का, और प्रोटेक्ट करते हैं किसके, राइट ऑफ लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़। लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ वो होती है मतलब कि जो भाषा बहुत कम लोगों के द्वारा बोली जाती है। ओके, दीज प्रोविजंस प्रमोट इक्वालिटी, रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी और एजुकेशनल डेवलपमेंट। कहाँ, मल्टीलिंगुअल कंट्री जैसे कि हमारी इंडिया होगी। ये सारे प्रोविज़न किस चीज़ को प्रमोट करते हैं, इक्वालिटी को, रिस्पेक्ट के, डाइवर्सिटी के लिए रिस्पेक्ट को, और एजुकेशनल डेवलपमेंट को। कहाँ पर, जैसे जो मल्टीलिंगुअल कंट्री है हमारी इंडिया। ओके, तो इसी के साथ जो हमारा ये टॉपिक है ये भी आपका क्लियर होता है। उसके बाद है आपका नेक्स्ट टॉपिक नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 लैंग्वेज एजुकेशन से रिलेटेड। देखो, इसमें मैंने आपका कोठारी कमीशन एक्सप्लेन नहीं करा है, और जो आपका नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 हो गया, प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992 हो गया, क्योंकि वो हमने कंटेम्प्रेरी इंडिया में पढ़ लिया है ऑलरेडी, तो वहाँ से आप उसको पढ़ सकते हो। लेकिन डिफरेंस बस आपने यही रखना है कि अगर आपको ये वाले पेपर में कोठारी कमीशन वगैरह आ जाता है तो आपसे क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है कि आपने ज़्यादा फोकस करना है कि जो ये सारे कमीशन और कमेटीज़ वगैरह पॉलिसी वगैरह थी आपकी, उसका लैंग्वेज डेवलपमेंट में क्या रोल था, है ना। जैसे आपका कोठारी कमीशन है, उसमें आपका जो 3 लैंग्वेज फार्मूला है वो आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना पड़ेगा इस पेपर में। यानी इसमें आपको जो लैंग्वेजेस से रिलेटेड रिकमेंडेशन है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। ओके, तो हम पढ़ेंगे इसमें नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 वाला। जो आपका नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है 2005 वाला, ये पब्लिश किया गया किसके द्वारा, NCERT के द्वारा, है ना, अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ प्रोफेसर यशपाल जी। कब, 2005 में। किस चीज़ के लिए, फोकस पब्लिक अटेंशन का फोकस किसके ऊपर, ऑन व्हाट शुड बी टॉट टू चिल्ड्रन एंड हाउ। यानी बच्चों को क्या पढ़ाया जाए और किस तरीके से पढ़ाया जाए। ये आपका नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, यानी जो करिकुलम है वो किस तरीके से फ्रेम करना है। उसके बाद है द डॉक्यूमेंट प्रोवाइड्स द फ्रेमवर्क फॉर मेकिंग सिलेबस, यानी जो सिलेबस होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, टेक्स्ट बुक हो गया, टीचिंग प्रैक्टिसेस विद इन द स्कूल एजुकेशनल प्रोग्राम इन इंडिया। तो ये सारा इसमें था कि जो सिलेबस होना चाहिए बच्चों का कैसा होना चाहिए, टेक्स्ट बुक वगैरह कैसी होनी चाहिए, जो टीचिंग प्रैक्टिसेस वगैरह है वो कैसी होनी चाहिए एक स्कूल में। और जो मेन पर्पस था ऑफ डेवलपिंग द NCF 2005, वो क्या था कि रिड्यूस करना है करिकुलम के बर्डन को, यानी लर्निंग विदाउट बर्डन। ये अगर आपसे कहीं भी पूछा जाए कि लर्निंग विदाउट बर्डन किसने दिया, ये आपका NCF 2005 में आया है, और चेयरमैन कौन थे उस वक्त, यशपाल जी थे, है ना। कि हमने क्या करना है, करिकुलम के बर्डन को क्या करना है, रिड्यूस करना है। मेजर रिकमेंडेशन क्या थी करिकुलम के लिए, करिकुलम के रिकंस्ट्रक्शन के लिए NCF 2005 की। ओके, पहली है टीचिंग ऑफ इंग्लिश फ्रॉम क्लास 1, यानी हमने इंग्लिश पढ़ानी है पहली क्लास से। चिल्ड्रन क्रिएटिव कैपेबिलिटीज़ शुड बी नर्चर्ड, यानी बच्चों की जो क्रिएटिव कैपेबिलिटीज़ है उनको क्या करना है, नर्चर्ड करना है। स्टूडेंट्स शुड बी प्रोवाइडेड टास्क दैट अलाउ इंडिपेंडेंट थिंकिंग, यानी बच्चों को ऐसे टास्क हमने प्रोवाइड करने हैं जो कि इंडिपेंडेंट थिंकिंग को बढ़ावा दे, है ना। और जो टीचर प्यूपिल का रेशो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 1/30, मतलब टीचर मतलब एटलीस्ट 30 बच्चों के लिए एक टीचर तो होना ही चाहिए। 3 लैंग्वेज फार्मूला शुड बी फॉलोड, वही जो हमने कोठारी कमीशन में पढ़ा था। 3 लैंग्वेज फार्मूला क्या करना है, फॉलो करना है। मदर टंग इज़
मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, जो मदर टंग है वो आपका किसका होना चाहिए, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होना चाहिए, क्योंकि बच्चे सबसे पहले उसी में बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को सीख पाते हैं। लर्निंग जो होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, जॉयफुल होनी चाहिए, चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग होनी चाहिए, कॉमन स्कूल सिस्टम होना चाहिए। उसके बाद है टाइमिंग्स ऑफ द स्कूल शुड बी प्रॉपरली डिसाइडेड, यानी स्कूल की जो टाइमिंग है वो प्रॉपरली डिसाइड होनी चाहिए। तो ये सारी आपकी रिकमेंडेशन थी करिकुलम के रिकंस्ट्रक्शन के लिए, किसमें, NCF 2005 में। ओके, उसके बाद इन रिकमेंडेशन को आप फर्दर अपने बेसिस पे भी एक्सप्लेन कर सकते हो। उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे स्कूल स्टेजेस अकॉर्डिंग टू NCF 2005, जो स्कूल की स्टेजेस थी अकॉर्डिंग टू NCF 2005 वो क्या थी उसके बारे में अभी हम देखते हैं। इसमें क्या था आपका कि अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, यानी अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन के बारे में इसने क्या बोला, ये 6 से 8 साल तक होनी चाहिए। जो अपॉर्चुनिटीज़ है शुड भी प्रोवाइडेड टू चिल्ड्रन, किस चीज़ के लिए, प्लेइंग के लिए, इंगेजिंग इन म्यूजिक के लिए, आर्ट के लिए, अलॉन्ग विद नेचुरल सॉल्यूशन, किस चीज़ के लिए, स्पीकिंग के लिए, लिसनिंग के लिए और एक्सप्रेसिंग देमसेल्व्स के लिए। तो ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपने बच्चों को प्रोवाइड करनी है। नॉट बी बर्डनड विद नॉलेज ऑफ 3 आवर्स, है ना, वही चीज़, मतलब कि बच्चों के ऊपर क्या नहीं डालना है आपने, बर्डन नहीं डालना है। ओके, उसके बाद है एलिमेंट्री स्कूल एजुकेशन के बारे में इसने क्या कहा NCF 2005 ने, इंग्लिश में भी टॉट, है ना, इंग्लिश मतलब उसको पढ़ाया जा सकता है, मैथमेटिक्स भी पढ़ाना चाहिए, ग्रेड 1 से 8 तक क्या होना चाहिए आपका, इंग्लिश पढ़ानी चाहिए आपको, इंग्लिश पढ़ानी चाहिए नहीं, मतलब ग्रेड क्या होना चाहिए, जो एलिमेंट्री स्कूल एजुकेशन का जो ग्रेड है वो 1 से लेकर 8वीं तक होता है। नॉलेज ऑफ 3 आवर्स आपको होनी चाहिए। ओके, ये हो गया आपका। उसके बाद सेकेंडरी स्कूल एजुकेशन के बारे में इसने क्या कहा, जो करिकुलम है वो किस चीज़ के लिए होना चाहिए, टू डेवलप एबिलिटी ऑफ रीजनिंग एंड लॉजिकल थिंकिंग, यानी ऐसा करिकुलम बनाना है जो रीजनिंग और लॉजिकल थिंकिंग को प्रमोट करे। इसमें आ जाता है आपका सेकेंडरी स्कूल एजुकेशन में 9th और 10th, जैसे आपका एलिमेंट्री एजुकेशन में 1 से 8 तक आता है। इसमें 2 लैंग्वेजेस होनी चाहिए, 1 शुड बी इंग्लिश, उसमें एक इंग्लिश होनी चाहिए। उसके बाद मैथ्स वगैरह आपने पढ़ाना है, साइंस, सोशल साइंस, इकोनॉमिक्स, म्यूजिक एक्सेट्रा, ये आपने पढ़ाना है सेकेंडरी स्कूल एजुकेशन में। और हायर सेकेंडरी स्कूल एजुकेशन में क्या है, जैसे ग्रेड आपका आ गया 11th और 12th, चॉइस ऑफ स्ट्रीम होनी चाहिए, लाइब्रेरीज वगैरह होनी चाहिए, लेबोरेटरीज वगैरह होनी चाहिए, कंप्यूटर फैसिलिटी, प्रोजेक्ट वर्क फैसिलिटी, प्रैक्टिकल फैसिलिटी वगैरह होनी चाहिए आपकी हायर सेकेंडरी स्कूल एजुकेशन में। तो ये सारी चीज़ें कही आपकी किसने, सेकेंडरी स्कूल स्टेजेस किसके अकॉर्डिंग, ये है आपकी अकॉर्डिंग टू NCF 2005। तो ये चीज़ें आपने ध्यान रखनी है। उसके बाद है आपका इसमें रिकमेंडेशन अबाउट लैंग्वेज डेवलपमेंट, यानी जो आपका NCF 2005 है इसने रिकमेंडेशन क्या दी अबाउट लैंग्वेज डेवलपमेंट के बारे में। पहला है प्रमोशन ऑफ मल्टी लैंग्वेजिज्म, यानी प्रमोशन किसकी करनी है, मल्टी लैंग्वेजिज्म की। जैसे आपका है इसमें 3 लैंग्वेज फार्मूला हो गया, है ना, और जो मदर टंग है उस पर जो अर्ली चाइल्डहुड है बच्चे का, उसमें आपने बच्चे को शिक्षा प्रोवाइड करनी है मदर टंग में। उसके बाद है लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, यानी करिकुलम के साथ साथ जो लैंग्वेज है वो भी होनी चाहिए। फोकस किसके ऊपर करना है, कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर, जो होती है आपकी लैंग्वेज स्किल, है ना, और राइटिंग स्किल्स, है ना, रीडिंग स्किल्स वगैरह, और ये सारी, है ना। उसके बाद है शिफ्ट करना है फ्रॉम रोट लर्निंग से मीनिंगफुल लर्निंग की तरफ, तो ये भी इसने रिकमेंड किया। यूज़ करना है लिटरेचर और कल्चर का किसमें, लैंग्वेज लर्निंग में। उसके बाद क्या बोला इसने, इंटीग्रेट करना है टेक्नोलॉजी को किसमें, लैंग्वेज लर्निंग में। तो ये सारी इसकी रिकमेंडेशन थी किस चीज़ के लिए, लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए। असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन होनी चाहिए किसकी, इवैल्यूएशन बे एंड रिटन एग्जाम्स, ये नहीं पता मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, आप सीधा लिख लो यहाँ पे, मतलब समझ लो कि जो असेसमेंट होनी चाहिए और इवैल्यूएशन होनी चाहिए जो भी आपके रिटन एग्जाम्स वगैरह होते हैं, है ना, बाय है शायद ये, है ना। इवैल्यूएशन किसके थ्रू होनी चाहिए, रिटन एग्जाम्स के थ्रू होनी चाहिए, और इवैल्यूएशन भी इसी के थ्रू होनी चाहिए। उसके बाद है ताकि उससे ये पता चल जाएगा ना कि बच्चे ने जो लैंग्वेज है उसको किस तरीके से राइट करा है। इंक्लूसिव और कॉन्टेक्स्ट बेस्ड लर्निंग होनी चाहिए। प्रिजर्व करना है किस चीज़ को, डेवलपिंग माइनर ट्राइबल और एंडेंजर्ड लैंग्वेजेस को हमने क्या करना है, प्रिजर्व करना है। तो ये सारी आपकी रिकमेंडेशन थी किसकी, NCF 2005 की, किसके लिए, लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए। इसके बाद है आपका NCF TE 2009,
लैंग्वेज एजुकेशन के बारे में इसने क्या कहा। इंट्रोडक्शन क्या है इसकी, जो आपका है ये NCF और TE नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन 2009 का है आपका, है ना। डेवलप किसके द्वारा किया गया, NCTE यानी नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। एम टू रिफॉर्म टीचर एजुकेशन इन इंडिया, यानी जो टीचर की एजुकेशन है उसको लाना है, मतलब चेंजेस लाने हैं उसमें इंडिया में। इट प्रोवाइड्स गाइडलाइंस फॉर ट्रेनिंग टीचर टू हैंडल लैंग्वेज एजुकेशन इन वे दैट प्रमोट्स मल्टीलिंग्विज्म, कम्युनिकेशन स्किल्स एंड इंटरेक्टिव लर्निंग। ओके, मतलब टीचरों को इस तरीके से हमने क्या देनी है, मतलब कि ट्रेनिंग देनी है कि वो लैंग्वेज एजुकेशन को प्रमोट कर सके, जिसमें आपका मल्टीलिंग्विज्म भी आ गया, है ना, कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए, इंटरेक्टिव लर्निंग वगैरह, इन सारी चीज़ों को प्रमोट कर सके। और जो फ्रेमवर्क था, शिफ्ट द फोकस फ्रॉम रोट मेमोराइजेशन टू मीनिंगफुल लैंग्वेज एक्विजिशन एंड एम्फेसाइजेस कंस्ट्रक्टिविस्ट एंड लर्नर सेंटर्ड अप्रोचेज इन लैंग्वेज टीचिंग। ओके, जो आपका ये फ्रेमवर्क था ये शिफ्ट करता था, मतलब शिफ्ट करता है किस चीज़ को, फोकस कहाँ से, बच्चों को रोट मेमोराइजेशन से कहाँ की तरफ ले जाना है, मीनिंगफुल लैंग्वेज एक्विजिशन की तरफ ले जाना है ना। और मतलब जो बच्चा है वो खुद कंस्ट्रक्ट करे चीज़ों को, और जो लर्निंग होनी चाहिए वो लर्नर सेंटर्ड होनी चाहिए, किसमें, लैंग्वेज टीचिंग में। उसके बाद है ऑब्जेक्टिव्स, यानी उद्देश्य क्या थे इसके आपके, जो भी आपका ये NCF TE है 2009। सबसे पहले है प्रोड्यूसिंग करनी है किसकी, गुड टीचर्स की, ताकि वो आगे जाके लैंग्वेज को अच्छे तरीके से पढ़ा सके। टाइम पीरियड ऑफ टीचर एजुकेशन, मतलब टाइम पीरियड क्या होना चाहिए टीचर की एजुकेशन का। इम्प्रूविंग टीचर्स एजुकेशन, यानी ये सीधा सीधा टीचर को इम्प्रूव करने के लिए था। इम्प्रूव करना है टीचर की एजुकेशन को, डेवलप करना है अंडरस्टैंडिंग किस चीज़ की, साइकोलॉजी ऑफ देयर प्यूपल्स अमंग टीचर्स, यानी टीचर को पता होना चाहिए कि साइकोलॉजी के बारे में, जो भी उसके स्टूडेंट्स हैं उनके बारे की जो साइकोलॉजी है उसके बारे में पता होना चाहिए। इनेबलिंग टीचर्स टू मेक पेडालॉजिकल एनालिसिस ऑफ द सब्जेक्ट दे आर टीचिंग, मतलब पेडालॉजिकल एनालिसिस, मतलब जो भी चीज़ें वो पढ़ा रहे हैं उसकी वो एनालिसिस कर पाए कि वो उसको अच्छे तरीके से भी पढ़ा रहे हैं या नहीं पढ़ा रहे हैं। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव्स थे NCF TE 2009 के। इनेबल करना है टीचर्स को टू अंडरस्टैंड द नेचर, पर्पस एंड फिलॉसफी ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, यानी जो टीचर है वो समझ पाए नेचर, पर्पस और फिलॉसफी किसकी, सेकेंडरी एजुकेशन की। शिफ्ट करना है फोकस कहाँ से, रोट लर्निंग से कॉन्सेप्चुअल लर्निंग की तरफ। ओके, लैंग्वेज एज अ टूल फॉर क्रिटिकल थिंकिंग, लैंग्वेज का यूज़ करना है किसके लिए, क्रिटिकल थिंकिंग के लिए। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव्स थे आपके किसके, NCF TE। उसके बाद फीचर क्या थे आपके NCF TE के, वो थे सोशल और पर्सनल नीड्स ऑफ चिल्ड्रन के बारे में इसने बात की, है ना। इमर्जिंग नीड्स ऑफ स्कूल, यानी जो स्कूल्स वगैरह है उसके लिए क्या ज़रूरतें ज़रूरी है उसके बारे में बात की। फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में इसने बात की। तो ये कुछ छोटे मोटे इसमें फीचर्स हैं। उसके बाद है रिकमेंडेशन क्या थी इसकी, जो आपका NCF TE 2009 था, किसके लिए, लैंग्वेज एजुकेशन के लिए। तो ज़्यादा आपसे यहाँ पे लैंग्वेज के लिए ही पूछा जाता है। ओके, तो इसमें पहला क्या है, रिकमेंडेशन आपकी पहली क्या थी, मल्टी लिंगुअल अप्रोच फॉलो करनी है टीचर के द्वारा, मतलब बच्चों के लिए मल्टी लिंगुअल अप्रोच होनी चाहिए। कंस्ट्रक्टिविस्ट पेडागोजी होनी चाहिए, जो कि प्रमोट करे किस चीज़ को, इंटरेक्टिव और स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग को। इंटीग्रेशन होना चाहिए लैंग्वेज स्किल्स का। क्रिटिकल थिंकिंग और एक्सप्रेशन स्किल्स बच्चों की इंप्रूव होनी चाहिए। कंटेक्चुअल लर्निंग होनी चाहिए बच्चों के लिए। यूज़ करना है लिटरेचर और मीडिया का। एनकरेज करना है क्रिएटिविटी को, किसकी, बच्चों की। असेसमेंट रिफॉर्म लाने हैं, ठीक है, ताकि जो बच्चों की असेसमेंट है वो अच्छे तरीके से हो सके। टीचर ट्रेनिंग और प्रोफेशनल डेवलपमेंट करनी है। ओके, लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, यानी करिकुलम के साथ साथ जो लैंग्वेज है वो होनी चाहिए। तो ये सारी कुछ रिकमेंडेशन थी लैंग्वेज एजुकेशन के लिए, किसकी, NCF TE की। उसके बाद है आपका लैंग्वेज स्किल्स। नेक्स्ट टॉपिक है आपका ये लैंग्वेज स्किल्स। इसका मतलब क्या होता है, लैंग्वेज स्किल का मतलब होता है रेफर टू द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, यूज़ और कम्युनिकेट करना है इफेक्टिवली किसी भी लैंग्वेज में। फॉर प्राइमरी लैंग्वेज स्किल्स आर गिवन इन नेक्स्ट पेज। वही जो प्राइमरी लैंग्वेज स्किल्स है वो मैंने नेक्स्ट पेज में लिखी है। तो लैंग्वेज स्किल आपकी बेसिकली क्या होती है, एबिलिटी किस चीज़ की, अंडरस्टैंड, यूज़ और कम्युनिकेट इफेक्टिवली इन एनी लैंग्वेज। ओके, उसके बाद है लैंग्वेज स्किल्स में आपका क्या क्या आता है। इसमें आता है आपका
लिसनिंग हो गया, स्पीकिंग हो गया, रीडिंग हो गया और राइटिंग हो गया, जिसको हम बोलते हैं LSRW। लिसनिंग हो गया कि अंडरस्टैंड करना है किस चीज़ को, स्पोकन लैंग्वेज को, और प्रोसेस करना है उसकी इन्फॉर्मेशन को। स्पीकिंग का मतलब हो गया एक्सप्रेस करना है अपने थॉट्स को और आइडियाज़ को वर्बली। रीडिंग हो गया कि कॉम्प्रीहेंड करना है आपने रिटन टेक्स्ट को और जो भी उस चीज़ में वहाँ पे लिखा हुआ है ना, डिराइव करना है उसका मीनिंग। राइटिंग का मतलब हो गया कम्युनिकेशन थ्रू स्ट्रक्चर्ड रिटन एक्सप्रेशन, यानी आपने चीज़ों को रिटन एक्सप्रेशन के थ्रू क्या करना है, एक्सप्रेस करना है। उसके बाद है आपका जो आपकी ये स्किल है, लैंग्वेज स्किल, वो दो तरह की होती है। पहली है प्रोडक्टिव स्किल्स और दूसरी है रिसेप्टिव स्किल्स। प्रोडक्टिव स्किल में आता है आपका कौन सा, स्पोकन और रिटन, यानी स्पीकिंग की स्किल और राइटिंग की स्किल, है ना। इसमें चीज़ें क्या हो रही है, प्रोड्यूस कर रही है। रिसेप्शन किस में हो रहा है, वो हो रहा है लिसनिंग स्किल में। इसमें आप चीज़ों को रिसेप्ट कर रहे हो। रीडिंग स्किल में भी आप क्या कर रहे हो, चीज़ों को रिसेप्ट कर रहे हो। तो ये सारा आ जाता है हमारा किस में, प्रोडक्टिव स्किल्स और रिसेप्टिव स्किल्स में। इसमें पहला है आपका लिसनिंग स्किल। देखो लिसनिंग स्किल क्या होता है, वन ऑफ द 4 लैंग्वेज स्किल्स, है ना। मतलब लिसनिंग स्किल, ये जो 4 स्किल है आपकी उनमें से एक है। ये इन्वॉल्व करता है सेंडर, मैसेज एंड रिसीव्स। मतलब पहले क्या होगा, लिसनिंग, पहले कोई जो वो है पर्सन है वो बोलेगा, फिर जो मैसेज है वो आप तक आएगा, आप और उसके बाद आप उसको क्या करोगे, रिसीव करोगे। इट इज़ अ साइकोलॉजिकल प्रोसेस एंड इट इन्वॉल्व्स, ये साइकोलॉजिकल प्रोसेस है लिसनिंग स्किल और इन्वॉल्व करती है रिसीविंग मैसेज, यानी जो मैसेज है उसको आप क्या कर रहे हो, रिसीव कर रहे हो। कंस्ट्रक्टिंग मीनिंग फ्रॉम इट, और जो आपने मैसेज यानी जो आपने चीज़ सुनी उससे आपने क्या, उसका मीनिंग क्या क्या कंस्ट्रक्ट करा, उसके बाद उसके लिए आपने क्या किया, रिस्पॉन्ड करा। तो ये सारा इसमें आ जाता है। उसके बाद है कि वेज क्या होनी चाहिए लिसनिंग स्किल को डेवलप करने के। मेंटेन आई कांटेक्ट विद स्पीकर, यानी जो भी स्पीकर बोल रहा है उसके साथ आपने आई कांटेक्ट मेंटेन करना है। विजुअलाइज करना है व्हाट आर स्पीकर इज सेइंग, यानी इमेजिन कर सकते हो आप कि हाँ ये ऐसे बोल रहा है स्पीकर। डोंट इंटरप्ट, यानी जो स्पीकर है उसको आपने इंटरप्ट नहीं करना है। वेट करना है पॉज के लिए, मतलब अगर आपने क्वेश्चन वगैरह पूछने हैं तो पॉज करना है और फिर क्वेश्चन पूछने हैं। पे करनी है अटेंशन किसको, नॉन वर्बल क्यूज़ को, यानी जो गेस्चर वगैरह होते हैं उनके लिए अटेंशन पे आपने करनी है। लिमिट जजमेंट, ओके, यानी जो जजमेंट वगैरह है उसको आपने लिमिट करना है। तो इस तरीके से जो आपकी लिसनिंग स्किल है उसको आप डेवलप कर सकते हो। उसके बाद है आपका स्पीकिंग स्किल्स। स्पीकिंग स्किल्स में आपका क्या आएगा, देखो मेन गोल किसका, टीचिंग स्पीकिंग स्किल क्या होता है इसका मतलब, अगर आपने स्पीकिंग स्किल इंप्रूव करानी है किसी में, इसका मेन गोल होता है कि हमने अचीव करना है एफिशिएंसी किसमें, कम्युनिकेशन में। स्पीकिंग स्किल एक तरह से एबिलिटी होती है कम्युनिकेट करने की और कन्वे करने की, किस चीज़ को, आइडियाज़ और मैसेज को वर्बली। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद है कि कौन कौन से वेज होते हैं जिसके थ्रू आप डेवलप कर सकते हो स्पीकिंग स्किल को। कॉन्फिडेंस, है ना, कॉन्फिडेंस होना चाहिए जब भी आप बोलते हो। वॉइस मॉड्यूलेशन, जो आपकी वॉइस है वो प्रॉपर होनी चाहिए। कनेक्ट करना है ऑडियंस के साथ, जब भी आप चीज़ें बोल रहे हो तो आपने ऑडियंस के साथ क्या करना है, कनेक्ट करना है। जो बॉडी लैंग्वेज है उसके ऊपर भी आपने काम करना है ना। और उसके बाद है जो आपकी खुद की रिकॉर्डिंग है उसको आप सुन सकते हो, है ना। एक्सपैंड करना है अपनी वोकैबुलरी को, इससे आपकी जो स्पीकिंग स्किल है वो इंक्रीज़ होगी। इम्प्रूव करना है अपनी प्रोनाउंसिएशन को, फ्लुएंसी होनी चाहिए आपकी स्पीकिंग स्किल में। तो ये कुछ ऐसे मतलब कि पॉइंट्स है जिसके थ्रू जो इंसान है उसकी जो स्पीकिंग स्किल है वो डेवलप हो सकती है। उसके बाद आपका रीडिंग स्किल। रीडिंग स्किल क्या होती है, एक तरह से एबिलिटी होती है किस चीज़ की, अंडरस्टैंड, इंटरप्ट और एनालाइज रिटन टेक्स्ट को। ये इन्वॉल्व करती है कि हमने वर्ड्स को रिकॉग्नाइज करना है ना, अंडरस्टैंड करना है उसके मीनिंग्स को, और उसके बीच का जो कनेक्शन है, आइडियाज़ जो उसमें आइडियाज़ है उसके बीच का जो कनेक्शन है उसको क्या करना है, समझना है। उसके बाद है कि हम किस तरीके से जो आपकी रीडिंग स्किल है उसको डेवलप कर सकते हैं। आपने मतलब बेड में जाने से पहले रीड करना है, लाउडली रीड करना है, ज़्यादा नहीं, मिक्स इट अप, मतलब चीज़ों को मिक्स करना है और समराइज़ करना है स्टोरी को, है ना। लाइब्रेरी जाना है, वहाँ पे चीज़ें रीड करनी है, कलेक्ट करना है डिफरेंट बुक्स को और रिसोर्सेज को और उनको रीड करना है, न्यूज़पेपर वगैरह और मैगजीन्स वगैरह को आपने रीड करना है। तो इस तरीके से आप डेवलप कर सकते हो रीडिंग स्किल्स को। उसके बाद आपका राइटिंग स्किल्स। राइटिंग स्किल्स क्या होता है, एबिलिटी होती है अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करने की, ओपिनियंस को एक्सप्रेस करने की, आइडियाज़ को एक्सप्रेस करने की,
किसके थ्रू? स्ट्रक्चर्ड टेक्स्ट के थ्रू। ये इन्वॉल्व करती है प्रॉपर ग्रामर और स्पेलिंग को, सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर को और एंड क्रिएटिविटी को। तो ये होती है आपकी क्या? राइटिंग स्किल। इसको हमने अब इम्प्रूव कैसे करना है, डेवलप कैसे करना है? कीप अ डेली जर्नल। वही मतलब आपने डेली कुछ ना कुछ लिखना है, राइट करने हैं, एसेज, स्टोरीज, आर्टिकल्स वगैरह, है ना। कैलीग्राफी कंपटीशन में आपने पार्टिसिपेट करना है ना। और उसके बाद आपने इंटरनेट वगैरह का यूज़ करना है, चीज़ों को मतलब वहाँ से लिखना है, पैराग्राफ राइटिंग करनी है, लेटर वगैरह लिखने हैं, एप्लीकेशन राइटिंग वगैरह करनी है। इसके थ्रू जो आपकी राइटिंग स्किल है वो इम्प्रूव हो सकती है। क्लियर। उसके बाद है इम्पॉर्टेंस ऑफ लैंग्वेज स्किल डेवलपमेंट, है ना। इंपॉर्टेंस क्या होती है किस चीज़ की? लैंग्वेज स्किल डेवलपमेंट की। इंपॉर्टेंस है, फिर यहाँ पे नीड है, दोनों को देखते हैं। पहले इंपॉर्टेंस देखते हैं कि क्या होती है किसकी? डेवलपिंग लैंग्वेज स्किल की इंपॉर्टेंस क्या होती है? इन्हांस करती है किस चीज़ को? एबिलिटीज़ को, कम्युनिकेशन एबिलिटीज़ को ये इन्हांस करती है। क्या? जो अगर किसी पर्सन की लैंग्वेज की डेवलपमेंट हो जाए। इंप्रूव करती है कॉग्निटिव डेवलपमेंट को, सपोर्ट करती है एकेडमिक में सक्सेस को। अच्छा मतलब एकेडमिक रिस्पॉन्स भी तो अच्छा ही होगा जब आप अच्छा लिखोगे वहाँ पे। बूस्ट करती है किसको? कैरियर की अपॉर्चुनिटीज़ को, है ना। स्ट्रेंथ करती है सोशल इंटरेक्शन वगैरह को। ये सारी चीज़ें इंप्रूव होगी जब आपकी अल्टीमेटली लैंग्वेज डेवलप होगी। लैंग्वेज डेवलपमेंट इन्हांस करती है क्रिएटिविटी को और सेल्फ एक्सप्रेशन को। एड करती है मतलब हेल्प करती है सेकेंडरी लैंग्वेज एक्विजिशन में। बिल्ड करती है कॉन्फिडेंस किस में? पब्लिक स्पीकिंग स्किल में। और फैसिलिटेट करती है लाइफ लॉन्ग लर्निंग को। कंट्रीब्यूट करती है किस चीज़ में? जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है, नेशनल और कल्चरल डेवलपमेंट में। तो ये सारी आपकी इसमें इंपॉर्टेंस आ जाती है। नीड के बारे में अगर हम देखें, ग्लोबलाइजेशन एंड मल्टी लिंगुअल कम्युनिकेशन, मल्टी लैंग्वेज, इसको आप इस तरीके से देख सकते हो, है ना, कि ग्लोबलाइजेशन में और अगर आपने मतलब विभिन्न भाषाओं में आपने कम्युनिकेट करना है तो उसमें हेल्प करती है आपकी लैंग्वेज डेवलपमेंट में। लैंग्वेज डेवलपमेंट डिजिटल और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आपकी कराती है। ओके। और उसके बाद है कम्पिटिटिव जॉब मार्केट, यानी मतलब जहाँ पे लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी मांगते हैं, एफिशिएंसी मांगते हैं, तो वहाँ पे आपकी ये हेल्प कर सकती है। एजुकेशनल रिफॉर्म्स एंड मॉडर्न टीचिंग मेथड्स में भी आपकी जो ये लैंग्वेज एफिशिएंसी है ये आपकी हेल्प कर सकती है। लिटरेसी एंड सोशल डेवलपमेंट में भी नीड होती है किसकी? लैंग्वेज डेवलपमेंट की। ओवरकमिंग लर्निंग डिफ़िकल्टीज़, है ना, हमने अगर लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ को ओवरकम करना है तो उसके लिए भी लैंग्वेज हमने डेवलप करनी है। इंपॉर्टेंट इन रिसर्च और नॉलेज शेयरिंग, है ना, रिसर्च वगैरह में, है ना, और जो लैंग्वेज शेयरिंग है उसमें भी जो आपकी लैंग्वेज है वो डेवलप होनी चाहिए। उसके बाद है क्रिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग, है ना, इसमें भी ज़रूरी होती है आपकी लैंग्वेज अगर अच्छे तरीके से डेवलप हुई हो तब आप क्रिटिकली थिंक कर सकते हो ना उस लैंग्वेज में। मीडिया और इन्फॉर्मेशन में लिटरेसी, इसमें भी आपकी लैंग्वेज डेवलप होनी चाहिए। उसके बाद इमोशनल और साइकोलॉजिकल वेलबींग, तो ये सारी नीड है किस चीज़ की? लैंग्वेज डेवलपमेंट की, है ना। तो ये हमने देखा। उसके बाद है आपका अप्रोचेज ऑफ लैंग्वेज लर्निंग। अप्रोचेज रह गया आपका, इसके बाद क्या क्या है? अभी तो है आपका बहुत, है ना, अप्रोचेज है। उसके बाद प्रिंसिपल, थोड़ा ही रह गया आप तो, ठीक है। अप्रोचेज अब देखते हैं अब, है ना, क्या है अप्रोचेज? देखो इंट्रोडक्शन क्या है कि जो लैंग्वेज लर्निंग है ये फंडामेंटल एस्पेक्ट है किसका? एजुकेशन का। इनेबल करता है कम्युनिकेशन को, कल्चरल अंडरस्टैंडिंग को और कॉग्निटिव डेवलपमेंट को। जैसे वेरियस टीचिंग अप्रोचेज होती है वो इवॉल्व हुई है ओवर टाइम, है ना, और जो ईच अप्रोच है केटरिंग टू डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, मतलब हर डिफरेंट जो लर्निंग स्टाइल है उसके अनुसार ईच अप्रोच डेवलप की गई है। जैसे ट्रेडिशनल मेथड फोकस ऑन रोट लर्निंग एंड रिपीटिशन, वेयर एज मॉडर्न मेथड एम्फसाइज कम्युनिकेशन एंड प्रैक्टिकल यूजेस। यानी जो ट्रेडिशनल मेथड होते थे वो किसके ऊपर फोकस करते थे? वो करते थे आपके ये रोट लर्निंग के ऊपर, और जो आपके मॉडर्न मेथड है वो कम्युनिकेशन और प्रैक्टिकल यूजेस ऑफ लैंग्वेज के ऊपर फोकस करते हैं। पहला है ट्रेडिशनल मेथड ऑफ लैंग्वेज लर्निंग। ये फोकस करता था किसके ऊपर, या फोकस करता है रोट मेमोराइजेशन, डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन और टीचर सेंटर्ड लर्निंग के ऊपर, यानी जो टीचर बोल रहा है बस उसको समझो। इट प्राइमली एम्फेसाइजेज रीडिंग, राइटिंग एंड ग्रामर रूल्स रेदर देन स्पोकन कम्युनिकेशन। मतलब इसमें ज़्यादा फोकस किसके ऊपर होता है? रीड करना है, राइट करना है, और जो ग्रामर के रूल्स हैं उसके ऊपर। स्पोकन कम्युनिकेशन के ऊपर ही ज़्यादा फोकस नहीं करता है। टू मेथड्स अंडर दिस, मतलब जो आपका ट्रेडिशनल मेथड है इसके अंडर भी दो मेथड्स हैं। पहला है
डायरेक्ट मेथड, दूसरा है बाइलिंगुअल मेथड। डायरेक्ट मेथड में क्या होता है? डायरेक्ट मेथड एम्स एट टीचिंग द लैंग्वेज डायरेक्टली, यानी लैंग्वेज को डायरेक्टली टीच करना है। और इसका मेन फोकस क्या है कि क्रिएट करना है डायरेक्ट बॉन्ड, किसके बीच? वर्ड्स और उसके मीनिंग के बीच, और थॉट ऑफ एक्सप्रेशन में। इट्स मेन ऑब्जेक्टिव इज टू इम्पार्ट परफेक्ट कमांड ऑफ फॉरेन लैंग्वेज बाय मेकिंग स्टूडेंट्स थिंक इन दैट लैंग्वेज। मतलब इसका मतलब यही है कि बच्चों को डायरेक्टली आपने फॉरेन लैंग्वेजेस के बारे में नॉलेज इम्पार्ट करनी है, एक तरीके से कमांड देनी है, और बच्चे क्या कर पाए? थिंक कर पाए उस लैंग्वेज में। तो बस डायरेक्टली क्या करना है आपने? लैंग्वेज को, मतलब लैंग्वेज लर्निंग करवानी है। प्रिंसिपल्स क्या है डायरेक्ट मेथड के? ओके, पहला है नो यूज़ ऑफ मदर टंग, इसमें आपने मदर टंग का यूज़ नहीं करना है ना। प्रोसीड फ्रॉम कंक्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट, है ना, कहाँ से कंक्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट की तरफ ये प्रोसीड करती है ना, ये वाला मेथड। उसके बाद है ओरल ट्रेनिंग, लिसनिंग देन स्पीकिंग, यानी ओरल ट्रेनिंग करनी है, मतलब कि चीज़ों को सुनना है ओनली, स्पीक नहीं करना है। सेंटेंस इज द यूनिट ऑफ स्पीच, इसमें जो प्रिंसिपल है डायरेक्ट मेथड का, इसमें जो सेंटेंस आप बोल रहे हो ये क्या है? जो सेंटेंस बोला जाता है वो क्या है? यूनिट होता है किस चीज़ का? स्पीच का। क्वेश्चन आंसर मेथड होता है ये एक तरीके से। ओके, तो ये था आपका इसमें डायरेक्ट मेथड। उसके बाद है कि इसकी जो डायरेक्ट मेथड है इसकी मेरिट्स क्या है ना। ये जो डायरेक्ट मेथड है ये क्या है? नेचुरल प्रोसेस है। जो लैंग्वेज है इट इज़ टॉट थ्रू डेमोन्स्ट्रेशन और कन्वर्सेशन, यानी जो लैंग्वेज है वो किसके थ्रू टॉट कराई जाती है? वो डेमोन्स्ट्रेशन और कन्वर्सेशन के थ्रू टॉट कराई जाती है। एड्स रिटन वर्क, मतलब जो रिटन वर्क वगैरह होता है उसमें हेल्प करता है, जो आपका डायरेक्ट मेथड है। फ्लुएंसी लाता है स्पीच में, यूज़ होता है इसमें ऑडियो विजुअल एड्स का, है ना। फैसिलिटेट करता है किसको? रीडिंग को, जो कि ईजी और प्लीजेंट होती है। उसके बाद है इम्प्रूव करता है प्रोनाउंसिएशन और एक्सेंट को। तो ये इसकी मेरिट्स होती है डायरेक्ट मेथड की। डीमेरिट्स क्या होती है? इसमें लिमिटेड वोकेबुलरी होती है, लैक होता है किसका? स्किल्ड टीचर्स का, लैक होता है प्रॉपर एटमॉस्फेयर का। एक्सपेंसिव मेथड है ये आपका डायरेक्ट मेथड, लिमिटेड एप्लीकेशन होती है और नेग्लेक्ट करता है रीडिंग और राइटिंग को। ओके, मतलब पूरी तरह से नहीं करता है, जैसे अभी हमने ऊपर देखा कि फैसिलिटेट करता है रीडिंग वगैरह को, लेकिन कुछ हद तक। उसके बाद है बाइलिंगुअल मेथड, इसमें क्या होता है? मदर टंग इसमें यूज़ की जाती है, किसके लिए? जो लैंग्वेज आपने सिखानी है उसके लिए मदर टंग का यूज़ किया जाता है। इन्वेंटेड बाय प्रोफेसर जे डॉडसन के द्वारा इसको इन्वेंट किया। यूज़ किसका? 2 लैंग्वेजेस का, मदर टंग का और टारगेट लैंग्वेज जो सिखानी है। ओके, उसके बाद प्रिंसिपल्स क्या होते हैं इस बाइलिंगुअल मेथड के? जो सेंटेंस है वो क्या है? यूनिट है टीचिंग का। जो टीचर है पहले एक्सप्लेन करेगा चीज़ों को सिंपल इंग्लिश में, देन एक्सप्लेन करेगा मदर टंग में। जो ओनली टीचर है वो यूज़ कर सकता है मदर टंग का। जो प्यूपिल्स है मेक प्रैक्टिस ऑफ पैटर्न्स इन इंग्लिश, उनको प्रैक्टिस करनी है किसमें? इंग्लिश लैंग्वेज में। ओके, उसके बाद है मेरिट्स क्या है बाइलिंगुअल मेथड की? लेस कॉस्टली है, प्रॉपर ट्रेनिंग और होती है इसमें लैंग्वेज स्किल्स की, क्योंकि इसमें 2 लैंग्वेजेस का यूज़ किया जाता है। ये सूट करती है मेजॉरिटी ऑफ टीचर्स को, इंश्योर करती है एक्यूरेसी को, इंश्योर करती है फ्लुएंसी को। इसमें यूज़ किया जाता है मदर टंग का। तो ये सारी मेरिट्स है। उसके बाद अगर हम डीमेरिट्स देखें बाइलिंगुअल मेथड की, तो ये है आपकी कि नॉट यूज़फुल फॉर हायर क्लासेस, हायर क्लासेस के लिए यूज़फुल नहीं होता है ये वाला मेथड। स्पॉइल करता है कंटिन्यूटी किसकी? लैंग्वेज की, मतलब एक ही लैंग्वेज में इसमें हम नहीं पढ़ाते, 2 लैंग्वेज में पढ़ाते, तो स्पॉइल कर सकता है लैंग्वेज की कंटिन्यूटी को। डेवलप करता है अनडिज़ायरेबल हैबिट किसकी? मिक्सिंग ऑफ द लैंग्वेजेस को, है ना। उसके बाद क्रिएट करता है कन्फ्यूजन को, कभी कभी कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है 2 लैंग्वेजेस में। तो ये इसकी डिमेरिट्स थी। उसके बाद है टेक्स्ट बुक मेथड ऑफ लैंग्वेज लर्निंग। देखो टेक्स्ट बुक क्या होती है? इट नॉट मियरली अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन बट अ कोर्स ऑफ स्टडी, मतलब इंफॉर्मेशन का वो नहीं है ये एक सोर्स, ये कोर्स ऑफ स्टडी भी है ना। अ सेट ऑफ यूनिट प्लान्स एंड लर्निंग गाइड, जो टेक्स्ट बुक है ये क्या है? सेट है यूनिट प्लान्स का और लर्निंग गाइड का। और जो ये आपका टेक्स्ट बुक मेथड है इट रिलाइज हैवीली किसके ऊपर? जो आपकी प्रिस्क्राइब्ड टेक्स्ट बुक है किसके लिए? लैंग्वेज लर्निंग के लिए। ये फॉलो करता है स्ट्रक्चर्ड सिलेबस को, फोकस करता है रीडिंग के ऊपर, कॉम्प्रिहेंशन के ऊपर, ग्रामर के ऊपर और एक्सरसाइजेस के ऊपर। ग्रामर की स्पेलिंग यहाँ गलत है, देख लेना। ओके, उसके बाद है आपका इसमें प्रोसीजर क्या होता है किस चीज़ का? जो आपका टेक्स्ट बुक मेथड ऑफ लैंग्वेज लर्निंग है उसका प्रोसीजर क्या होता है? पहले क्या करना है? ओरल वर्क,
फर्स्ट फ्यू वीक्स में आपने ओरल वर्क कराना है। उसके बाद रीडिंग टेक्स्ट बच्चों से मतलब रीडिंग अलाउड कराना है। रीडिंग आपकी एक्सटेंसिव रीडिंग भी हो सकती है और इंटेंसिव रीडिंग भी हो सकती है, जो कि आप अभी उसमें पढ़ोगे आगे। नेक्स्ट जो आपका लास्ट वाला सब्जेक्ट है, ओके। इसके बाद आपकी की इम्पोर्टेंस क्या होती है, जो आपके टेक्स्ट बुक मेथड है, ये टीचिंग को क्या बनाता है, सिस्टमेटिक बनाता है, क्योंकि टेक्स्ट बुक के थ्रू ही लैंग्वेज की लर्निंग कराई जा रही है। गिव्स द नॉलेज ऑफ लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल और एक्सपीरियंसेस, जो भी उस बुक में लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल वगैरह होंगे उसके बारे में नॉलेज प्रोवाइड करता है। एग्जाम्पल और इलस्ट्रेशन दिए जाते हैं जो कि बुक में होते हैं, वो हेल्प करते हैं बच्चों की लैंग्वेज लर्निंग में। सेल्फ स्टडीज़ के थ्रू कराई जा सकती है ना। सर्व्स एज अ मेमोरी एड, है ना, एज अ मेमोरी एड भी ये सर्व करता है जो आपका टेक्स्ट बुक मेथड है। परमानेंट रिकॉर्ड होता है कि भाई हमने लैंग्वेज लर्निंग कराई है, कहाँ से कराई है, ओके। उसके बाद है आपका इसमें क्या, उसके बाद है आपका इसमें कैरेक्टर 6 पढ़ लिया हमने, नहीं, हाँ, कैरेक्टर 6 किसके, जो आपका टेक्स्ट बुक मेथड है, इसके कैरेक्टर 6 क्या है, जो लर्निंग है वो सिस्टमैटिक है और सिक्वेंशियल होती है। इंक्लूड करती है ग्रामर की एक्सरसाइजेज को, क्योंकि हम किससे पढ़ा रहे हैं, बुक से पढ़ा रहे हैं। लिमिटेड एक्सपोजर होता है किसके लिए, प्रैक्टिकल स्पीकिंग के लिए, ओके। सूटेबल होता है ये किस चीज़ के लिए, एग्जाम ओरिएंटेड लर्निंग के लिए। टेक्स्ट बुक इंक्लूड करती है वोकेबुलरी लेसन्स को, रिटन टास्क होते हैं, है ना, और कॉम्प्रीहेंशन पैसेजेस वगैरह सारे होते हैं इसमें टेक्स्ट बुक मेथड में। उसके बाद आपकी मेरिट्स क्या होती है, टेक्स्ट बुक मेथड ऑफ लैंग्वेज लर्निंग की। एम्फेसाइज करता है किसके ऊपर, साइलेंट रीडिंग के ऊपर, मतलब साइलेंट रीडिंग के थ्रू भी बच्चे लैंग्वेज लर्न कर सकते हैं। डेवलप होती है उसमें स्पीच और राइटिंग की स्किल। डेवलप होती है रीडिंग एबिलिटी, इंप्रूव होती है वोकेबुलरी, यूजफुल होता है एग्जामिनेशन और एकेडमिक राइटिंग के लिए, हेल्प करता है स्टैंडर्डाइज लर्निंग में। तो ये सारी इसकी मेरिट्स होती है ना। उसके बाद अगर हम इसकी डीमेरिट्स देखें, उसकी जो डीमेरिट्स है किसकी, जो आपका ये है टेक्स्ट बुक मेथड इग्नोर करता है ग्रामर रूल्स को। इनकल्केशन किसका होता है, लॉन्ग स्टोरीज का, इसमें इग्नोर करता है किसको, लिसनिंग, स्पीकिंग और राइटिंग स्किल को। ये कैन बी रिजिड एंड लेस इंटरेक्टिव, ये हो सकता है। नॉट इफेक्टिव किसके लिए, डेवलपमेंट ऑफ फ्लुएंसी और स्पीकिंग और लिसनिंग के लिए। लैक करता है फोकस किसके ऊपर, रियल लाइफ कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर। तो ये सारी चीज़ें आपने इसमें देखनी है। उसके बाद है आपके इसमें बहुत सारे मेथड्स हैं, है ना, कोई ना, हो जाएगा। उसके बाद है आपका कम्युनिकेशन मेथड। कम्युनिकेशन मेथड ऑफ लैंग्वेज लर्निंग फोकस करता है किसके ऊपर, रियल लाइफ कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर। ये एक अप्रोच है जो इनकरेज करती है किसको, इंटरेक्शन को, स्पीकिंग को, लिसनिंग को और प्रैक्टिकल यूजेस किसका, लैंग्वेज का, रेदर देन जस्ट मेमोराइजिंग, है ना, ग्रामर रूल्स। तो आपने क्या करना है कम्युनिकेशन मेथड में, बस कम्युनिकेट करना है बच्चों के साथ। प्रोसेस क्या होता है कम्युनिकेशन का, है ना, जो टीचर है वो क्या करेगा, इनकोड करेगा, और मतलब सोर्स होता है लैंग्वेज मतलब प्रोड्यूस करने का। मैसेज जाएगा, मीडियम होगा उस चीज़ का कोई, और जो स्टूडेंट होगा उसको क्या करेगा, डिकोड करेगा जो भी टीचर बोलेगा। कैरेक्टर 6 क्या होती है आपकी कम्युनिकेशन मेथड की, लर्नर सेंटर्ड अप्रोच होती है, क्योंकि इसमें जो लर्नर है वो क्या करता है, कम्युनिकेट करता है। एम्फेसाइज किसके ऊपर होता है, फ्लुएंसी ओवर ग्रामेटिकल एक्यूरेसी, मतलब इसमें फ्लुएंसी हमने क्रिएट करनी है, ग्रामेटिकल एक्यूरेसी को इसमें हम मतलब ज़्यादा फोकस नहीं करना है ग्रामेटिकल एक्यूरेसी के ऊपर। एक्टिविटीज़ इंक्लूड करती है रोल प्लेज, ग्रुप डिस्कशन वगैरह होगी, है ना। ग्रामर इज़ टॉट विया प्रैक्टिस रेदर देन डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन, यानी जो ग्रामर है वो किसके थ्रू मतलब कि सिखाया जाता है, प्रैक्टिस के थ्रू, डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन के थ्रू नहीं सिखाया जाता है। एनकरेज करता है जो आपका कम्युनिकेशन मेथड है, कोलैबोरेटिव लर्निंग को एनकरेज करता है। इंटरेक्टिव प्रोसेस होती है एक तरीके से जो ये आपकी कम्युनिकेशन मेथड होता है। डेवलप करता है लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग स्किल को। उसके बाद है मेरिट्स क्या होती है, डेवलप करता है स्पीच की एबिलिटी को, डेवलप करता है लिसनिंग स्किल को, हेल्प करता है लर्नर की कि वो लैंग्वेज को यूज़ कर सके रियल लाइफ सिचुएशन में। एनकरेज करता है क्रिटिकल थिंकिंग को और प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स को। कम्युनिकेशन को इनकरेज करता है स्टूडेंट्स के अंदर। वोकेबुलरी को इन्हांस करता है कम्युनिकेशन मेथड। इनेबल करता है स्टूडेंट्स को टू कम्युनिकेट देयर आइडियाज़ और फीलिंग्स। ओके, ये मेरिट्स होगी। डीमेरिट्स क्या है कम्युनिकेशन मेथड की, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रेंड टीचर, मतलब ज़्यादा अवेलेबिलिटी नहीं होती है ट्रेंड टीचर की। डज नॉट ले स्ट्रेस ऑन ग्रामर, मतलब ग्रामर के ऊपर ही स्ट्रेस नहीं डालता है। डिफ़िकल्ट टू इम्प्लीमेंट इन लार्ज क्लासरूम, मतलब वहाँ पे लार्ज क्लासरूम में कम्युनिकेशन मेथड आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। उसके बाद नॉट फुली इम्प्लीमेंटेड,
मतलब फुली इसको इम्प्लीमेंट भी नहीं किया गया है। रिक्वायर्ड स्किल मतलब वही जैसा हमने अभी ऊपर पढ़ा कि जो ट्रेंड टीचर है वो इसके लिए रिक्वायर्ड होते हैं। समटाइम्स टीचर एक्ट एज अ डिक्टेटर, कभी कभी जो टीचर है वो कैसे एक्ट करता है, डिक्टेटर की तरह एक्ट करता है। ग्रामर रूल्स नॉट प्रॉपरली स्ट्रक्चर्ड, इसमें क्या होता है जो ग्रामर के रूल्स है प्रॉपरली स्ट्रक्चर्ड नहीं होते हैं। उसके बाद आपका ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड, ये क्या है, इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट अप्रोच है लैंग्वेज लर्निंग का। ये फोकस करता है लर्निंग ग्रामर रूल्स एंड ट्रांसलेटिंग टेक्स्ट फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर, यानी हमने क्या करना है, ग्रामर के रूल्स को क्या करना है, लर्न करना है और ट्रांसलेट करना है टेक्स्ट को एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में। ओके, जो ये मेथड है वाइडली यूज़ किया जाता है टीचिंग क्लासिकल और फॉरेन लैंग्वेजेस में। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है आपके, जो आपका ये वाला मेथड है, हेविली एम्फेसाइज करता है ग्रामर रूल्स के ऊपर। ट्रांसलेशन एक्सरसाइजेस में की जाती है, मतलब कि किसी एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना। फोकस होता है रीडिंग और राइटिंग के ऊपर। मेमोराइजेशन होती है इसमें वोकेबलरी की। ग्रामर रूल्स मेमोराइजेशन इसमें देखे जाते हैं क्योंकि ये ग्रामर के ऊपर फोकस कर रहा है। लेस फोकस होता है प्रोनाउंसिएशन पे और इसमें सेंटेंस का स्ट्रक्चर भी देखा जाता है। उसके बाद इसकी मेरिट्स क्या है, ये जो ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड है ये इन्हांस करता है इंग्लिश की वोकेबलरी को, प्रोसीड करता है नोन से अननोन की तरफ, प्रोवाइड करता है स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन किसमें, ग्रामर में, क्योंकि ग्रामर से रिलेटेड है। यूजफुल होता है एकेडमिक और लिटरेरी स्टडीज के लिए। यूजफुल होता है दोज हु प्रेफर्ड स्ट्रक्चर्ड और रूल बेस्ड लर्निंग। ओके, उसके बाद हेल्प करता है अंडरस्टैंडिंग किस चीज़ में, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस स्ट्रक्चर्स में। क्लियर। उसके बाद आपकी डीमेरिट क्या होती है, नेग्लेक्ट करता है किसको, ओरल अप्रोच को, और मोर फोकस होता है किसके ऊपर, ट्रांसलेशन करनी है हमने, है ना, थिंकिंग नहीं करनी है ज़्यादा। हमने क्या करना है, ट्रांसलेशन करनी है किसी एक लैंग्वेज से टारगेटेड लैंग्वेज में। एम्फेसाइज करता है ओनली किसके ऊपर, रूलर के ऊपर, रूल्स के ऊपर, रेदर देन यूजेस के ऊपर, क्योंकि ग्रामर रूल्स इसमें अप्लाई होते हैं। उसके बाद जो स्टूडेंट्स है आर डिसइंटरेस्टेड टू लर्न फॉरेन लैंग्वेज, है ना, मतलब जो स्टूडेंट्स वगैरह है वो डिसइंटरेस्टेड हो सकते हैं फॉरेन लैंग्वेज को लर्न करने में। स्टूडेंट्स कैसे होते हैं, पैसिव लर्नर्स होते हैं, उनकी एक्टिव लर्निंग नहीं हो रही होती है। तो ये होता है आपका डीमेरिट्स किसकी, जो आपका ये मेथड होता है, ये हो गया आपका ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड। उसके बाद आपका प्रिंसिपल और मैगजीम्स क्या होते हैं लैंग्वेज लर्निंग के। देखो इंट्रोडक्शन क्या है कि जो लैंग्वेज लर्निंग है वो एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है जो रिक्वायर करती है राइट स्ट्रेटेजीज, मेथड्स और प्रिंसिपल्स जिससे इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो सके और कॉम्प्रीहेंशन हो सके। जैसे वेरियस लिंग्विस्टिक, साइकोलॉजिकल और पेडोलॉजिकल प्रिंसिपल्स होते हैं जो गाइड करते हैं लैंग्वेज लर्निंग को और इसको ईजियर बनाते हैं लर्नर्स के लिए, ताकि वो न्यू लैंग्वेज को क्या कर सके, ग्रैस्प कर सके। एडिशनली मैगजीम्स ऑफ जो लैंग्वेज लर्निंग होते हैं वो सर्व करते हैं प्रैक्टिकल गाइडलाइंस जो कि हेल्प करती है किसके, टीचिंग लैंग्वेजेस एफिशिएंटली में। ओके, उसके बाद जो अगर हम प्रिंसिपल देखें लैंग्वेज लर्निंग के, तो ये है प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट। इंटरेस्ट होना चाहिए लैंग्वेज लर्निंग में, मोटिवेशन होनी चाहिए, को रिलेशन मतलब एक लैंग्वेज को दूसरे के साथ को रिलेट करना है। प्रिंसिपल किसका, एक्यूरेसी और करेक्टनेस होनी चाहिए। उसके बाद है किसका, प्रिंसिपल ऑफ ग्रुपिंग, है ना, मतलब ग्रुप में लैंग्वेज सीखी जा सकती है। प्रिंसिपल होना चाहिए इमिटेशन का, इमिटेट करके भी लैंग्वेज सीखी जा सकती है। प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन एंड ग्रेडेशन, है ना। उसके बाद हो गया प्रिंसिपल ऑफ लिंकिंग विद लाइफ, मतलब लैंग्वेज को किसके साथ लिंक करना है, लाइफ के साथ लिंक करना है। प्रिंसिपल किसका, प्रैक्टिस और हैबिट फॉर्मेशन का, तभी तो लैंग्वेज सीख पाओगे। प्रिंसिपल किसका, नेचुरल लर्निंग का, नेचुरल तरीके से भी लर्निंग हो सकती है और एक्टिव पार्टिसिपेशन भी होनी चाहिए। इसको आप बारी बारी से खुद एक्सप्लेन कर सकते हो अगर ज़्यादा मार्क्स के लिए आपका ये क्वेश्चन बन जाता है। उसके बाद है मैगजीम्स क्या होते हैं लैंग्वेज लर्निंग के। देखो जो लैंग्वेज लर्निंग है वो प्रोसीड होती है, पहले सिंपल चीज़ें सिखानी है, फिर कॉम्प्लेक्स चीज़ें सिखानी है, कंक्रीट से अब्स्ट्रैक्ट की तरफ, पार्टिकुलर से जनरल की तरफ, है ना। उसके बाद नियर से लेके फार की तरफ, फ्रॉम पहले नोन चीज़ें आपने बच्चों को सिखानी है, फिर अननोन चीज़ें सिखानी है, होल से लेके पार्ट की तरफ। उसके बाद है साइकोलॉजिकल से लॉजिकल की तरफ, डेफिनेट से इनडेफिनेट की तरफ। तो इस तरीके से जो मैगजीन होते हैं ये सारे आपके लैंग्वेज लर्निंग के होते हैं। कहाँ से, इंडक्शन से लेके डिडक्शन की तरफ और एनालिसिस से सिंथेसिस की तरफ। तो ये सारे आप मतलब खुद से एक्सप्लेन कर सकते हो। जैसे पहले हमने सिंपल चीज़ें बच्चों को करानी है, फिर उसके बाद कॉम्प्लेक्स चीज़ें करानी है। तो ये सारे मैगजीन्स वगैरह होते हैं लैंग्वेज लर्निंग के, कि इसके थ्रू जो बच्चे हैं वो लैंग्वेज लर्न कर सकते हैं। पहले पार्टिकुलर चीज़ें होगी, फिर जनरल चीज़ें होगी, है ना, वही हो गया। पहले होल, फिर उसके जो स्पेसिफिक पार्ट्स वगैरह है वो हो गया। तो इसको आप एक बारी गूगल से देख लेना कि आप इन पॉइंट्स में क्या क्या लिख सकते हो
एफिशिएंटली अगर आपने इस क्वेश्चन को बड़ा करना है। तो आप स्टार्टिंग में एक फ्लो चार्ट वहाँ पे बना देना। तो इसी के साथ जो आपका ये पूरा सब्जेक्ट है वो फिनिश होता है। आई होप ये वीडियो आप सभी के लिए इन्फॉर्मेटिव रही हो तो आपने क्या करना है, इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।